हेलो चिल्ड्रन, माई सेल्फ जगदम्बा सिंह वेलकम्स यू आर इन पॉलिटिकल साइंस क्लास। बच्चों, आज गणतंत्र दिवस है, सरस्वती पूजा है और वसंत पंचमी है। तो इन तीनों त्योहारों की आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं। आज हम लोग बिल्कुल एक फ्रेश बुक और एक फ्रेश लेसन के साथ शुरुआत करेंगे। जो आपकी बुक है क्लास 11th की इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन एट वर्क, उसको हम लोग आज शुरू करने वाले हैं। उसके फर्स्ट चैप्टर से, जो कि कॉन्स्टिट्यूशन वाई एंड हाउ है। इसमें आज हम लोग कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में समझने की कोशिश करेंगे इस पूरे चैप्टर में। तो बच्चों, आज बड़ा शुभ दिन है, गणतंत्र दिवस है, रिपब्लिक डे है, और इस दिन ही कॉन्स्टिट्यूशन हमारा बना था इन 1950। तो कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में आज के दिन से शुरुआत हो रही है बताने की, इस चैप्टर की। तो बड़ा शुभ दिन भी है जिस दिन हम लोग इस चैप्टर को शुरू कर रहे हैं। तो उम्मीद है कि पूरे लेसन में आप मेरे साथ बने रहेंगे और आपको मैं समझाने की कोशिश करूंगा जो भी चीज़ें आपकी बुक में दी गई हैं। तो आइए शुरू करते हैं, कॉन्स्टिट्यूशन को जानने की कोशिश करते हैं कि कॉन्स्टिट्यूशन वाई एंड हाउ, और इसका ये आज फर्स्ट पार्ट है। अगर कॉन्स्टिट्यूशन को जानना है तो सबसे पहले उसके फंक्शंस को जानना चाहिए। उसके फंक्शंस को जानकर हम लोग बहुत आराम से कॉन्स्टिट्यूशन को समझ सकते हैं। तो आइए कुछ बेसिक चीज़ें कॉन्स्टिट्यूशन की जो हैं, उसके फंक्शंस, उनको समझेंगे कि कॉन्स्टिट्यूशन अलाउ कोऑर्डिनेशन एंड एश्योरेंस, कि ये कोऑर्डिनेशन और एश्योरेंस करता है कॉन्स्टिट्यूशन। तो इन शब्दों को ज़रा समझने की कोशिश करते हैं कि वी फाइंड वैरायटी ऑफ डाइवर्सिटी इन आवर सोसाइटी। जैसा कि हम लोग जानते हैं कि हर एक सोसाइटी में डाइवर्सिटी पाई जाती है, जिसको हम लोगों ने क्लास 10th में बहुत अच्छी तरह से पढ़ा है कि सोसाइटी फुल ऑफ डाइवर्सिटीज़ होती है। बहुत तरह की डाइवर्सिटीज़ होती हैं, लाइक डिफरेंट प्रोफेशंस होते हैं लोग के, डिफरेंट एबिलिटीज़ लोग की होती हैं, क्षमताएं अलग अलग होती हैं लोगों की, कोई कुछ कर सकता है तो कोई कुछ कर सकता है। डिफरेंट हॉबीज़ होती हैं लोगों की, अलग अलग रुचि चीज़ों में होती हैं लोगों की, एक तरह की रुचि सबकी नहीं होती है। तो उसमें भी डिफरेंसेस हैं। लोग खाने में टेस्ट अलग अलग, उसमें भी डिफरेंसेस हैं, बहुत सारे डिफरेंसेस हैं। सम आर रिच एंड सम आर पुअर, कुछ गरीब हैं, कुछ अमीर भी हैं सोसाइटी में। हर तरह के लोग रहते हैं, ओल्ड भी रहते हैं, यंग भी रहते हैं, और डिफरेंट रिलीजन पाए जाते हैं। जैसे कि हम लोग जानते हैं कि इंडिया जो है वो एक बहुत ही डाइवर्स कंट्री है और बहुत सारे रिलीजन यहाँ पाए जाते हैं। और डिफरेंट कास्ट यहाँ है, कास्ट में भी बटा हुआ है हमारा समाज। डिफरेंट जेंडर्स पाए जाते हैं, हम लोग देखते हैं कि अलग अलग तरह के जेंडर्स भी हैं। तो ये बहुत सारे ऐसे डिफरेंसेस हैं जो ऑलरेडी हमारे समाज में पहले से हैं, एग्जिस्ट करते हैं। तो अब इन डाइवर्सिटीज़ जब हैं तो निश्चित कॉन्फ्लिक्ट्स होने की संभावनाएं होती हैं कि डाइवर्सिटी है तो मैं अच्छा हूँ, मैं अच्छा हूँ, ये बातें अक्सर होने लगती हैं समाज में कि कौन बेहतर है। एक तुलना होने लगती है इन वैराइटीज़ में, इन डाइवर्सिटीज़ में। तो हम लोग को चाहिए कि एक साथ रहें, बट वी हैव टू लिव टुगेदर एंड रिक्वायर कॉपरेशन ऑफ ईच अदर। लेकिन हम लोगों को ज़रूरत है कि हम लोग एक साथ रहें समाज में, और इसके लिए टुगेदरनेस होना ज़रूरी है। एक साथ रहना समाज में बहुत ज़रूरी है, और लड़ाई झगड़ा होता रहे ये समाज के लिए अच्छा नहीं है। तो एक शांति स्थापित हो, लोग मिलजुल कर रहें, ये बहुत ज़रूरी है एक सभ्य समाज के लिए। सो वी हैव टू एग्री ऑन सम बेसिक रूल्स। इसके लिए समाज में कुछ बेसिक रूल्स होने चाहिए जिस पर सब लोग एग्री करते हो, सब लोग उन रूल्स को मानते हो। ऐसी व्यवस्था कुछ होनी चाहिए समाज में। अगर ये व्यवस्था नहीं होगी तो अव्यवस्था हो जाएगी, यानी कि सब लोग एक दूसरे को डोमिनेट करने की कोशिश करेंगे और कोई कॉपरेशन नहीं रह जाएगा, आपस में समन्वय नहीं रहेगा, आपस में लड़ाइयाँ होंगी, झगड़े होंगे, विवाद होंगे। तो इन सारी चीज़ों से बचने के लिए वी हैव टू एग्री ऑन सम बेसिक रूल्स, और जिसको सब लोग माने ऐसे रूल्स को बनाना पड़ेगा। सो वी हैव टू एग्री ऑन सम बेसिक रूल्स। दिस रूल्स मस्ट ऑल्सो बी इन्फोर्सेबल टू ऑल। और ये जो रूल्स होंगे ये सबको सब पे लागू होंगे, यानी सब लोग इससे इन्फोर्समेंट में इनके होंगे, यानी जो भी नियम बनेंगे उसको सब लोग माने
ये व्यवस्था भी होनी चाहिए। ऐसा नहीं कि अगर कोई मान लिया जाए कि एक फुटबॉल की टीम है और उसमें बनाया गया एक नियम कि कोई हैंड से टच नहीं करेगा बॉल को, और पता चला कि एक आदमी हाथ में उठा के लेके बॉल भागा जा रहा है, तो वो क्या कर रहा है कि उस नियम का उल्लंघन कर रहा है। तो ऐसे नहीं होना चाहिए, सब पे वो लॉ जो है, नियम जो है वो लागू होना चाहिए। ऐसे कुछ बेसिक रूल्स फॉर्म करने पड़ेंगे सोसाइटी को अच्छे से चलाने के लिए, कि उसमें कॉपरेशन हो, उसमें टुगेदरनेस हो। इसके लिए ये ज़रूरी है कि कुछ फंडामेंटल लॉज बनाए जाए, कुछ बेसिक लॉज बनाए जाए, और वो सब पे इन्फोर्सेबल हो, वो उस सब लोग उसको माने। इफ दे डू नॉट डू सो दे विल बी पनिश्ड। अब वही टीम की बात ले लीजिए, फुटबॉल की टीम की, एक आदमी उठा कर लेके भागा जा रहा है बॉल हाथ में, तो रेफरी क्या करेगा, उसको गेम से बाहर कर देगा कि वो जो है रूल्स को फॉलो नहीं कर रहा है, तो ही विल बी पनिश्ड। तो द रूल्स ऑफ द सोसाइटी, द बेसिक रूल्स ऑफ द सोसाइटी must be enforceable to all people, and the persons who does not follow these rules will be punished by the law, और उनको पनिशमेंट भी मिलनी चाहिए थ्रू द लॉ। तो ये चीज़ें जब होंगी तब एक नियम बनेगा कि इस तरह से सोसाइटी के लोग रह पाएंगे शांति से। तो हमारा फर्स्ट जो फंक्शन है कॉन्स्टिट्यूशन का, वो ये कहता है कि द फर्स्ट फंक्शन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन इज टू प्रोवाइड ए सेट ऑफ रूल्स प्रोवाइड करना कॉन्स्टिट्यूशन का काम है, दैट अलाउज फॉर मिनिमम कंडीशंस अमंग मेंबर्स ऑफ द सोसाइटी। तो ऐसा कंडीशन लाए जो सबको मंजूर हो। तो कहने का तात्पर्य यह है कि जो फर्स्ट फंक्शन है कॉन्स्टिट्यूशन का, वो ये है कि एक कोऑर्डिनेशन बनाया जाए सोसाइटी में। ये ज़रूरी है क्योंकि डाइवर्सिटी बहुत ज़्यादा है, बहुत सारी डाइवर्सिटीज़ है, और इन डाइवर्सिटीज़ के कारण कॉन्फ्लिक्ट है। तो उन कॉन्फ्लिक्ट ना हो, कॉन्फ्लिक्ट सोसाइटी में ना हो, इसके लिए द पीपल शुड लाई ऑन सम बेसिक रूल्स। तो उनके लिए कुछ बेसिक रूल्स होना चाहिए जिसको वो सब लोग फॉलो करें, और जो नहीं फॉलो करे ही विल बी पनिश्ड बाय लॉ। जो ऐसा नहीं करेगा उसको लॉ के द्वारा पनिश किया जाएगा। ये नियम जो है ये पहला फंक्शन है कॉन्स्टिट्यूशन का, और कॉन्स्टिट्यूशन इसके लिए एक फ्रेमवर्क तैयार करती है कि कुछ बेसिक रूल्स बनाए जाएं जिनको पब्लिक फॉलो करे, जिसके चलते कॉन्फ्लिक्ट्स ना हो डाइवर्सिटीज़ को लेकर के। तो अब आगे हम लोग नेक्स्ट फंक्शन को आइए देखते हैं। तो आइए सेकंड फंक्शन को देखते हैं, स्पेसिफिकेशन ऑफ डिसीजन मेकिंग पावर। स्पेसिफिकेशन ऑफ डिसीजन मेकिंग पावर। द कॉन्स्टिट्यूशन डिसाइडेड हु गेट्स टू डिसाइड व्हाट द लॉज विल बी। अब यहाँ तक तो ये चीज़ें हम लोगों ने देखी कि कुछ बेसिक रूल्स होने चाहिए एक सोसाइटी को चलाने के लिए, और वो सब पे इन्फोर्स होना चाहिए वो लॉ जो बने, और जो उन लॉज को नहीं मानेगा उसको पनिश किया जाएगा। ये सारी चीज़ें हम लोगों ने देखी। अब सवाल ये उठता है, द कॉन्स्टिट्यूशन डिसाइड हु गेट्स टू डिसाइड व्हाट द लॉज विल बी। कौन ये डिसाइड करेगा कि लॉज क्या होने चाहिए, कौन बनाएगा लॉज, लॉज क्या होने चाहिए और उसको कौन बनाएगा, ये कौन डिसाइड करेगा? तो ये कॉन्स्टिट्यूशन डिसाइड करता है। द कॉन्स्टिट्यूशन डिसाइड हु गेट्स टू डिसाइड व्हाट द लॉज विल बी। लॉज क्या होंगे ये डिसाइड कौन करेगा, इसको बताता है कॉन्स्टिट्यूशन। कॉन्स्टिट्यूशन इस बात को बताता है कि हु इज गोइंग टू डिसाइड व्हाट द लॉज विल बी, कि लॉज क्या होंगे, इसको बताएगा कौन, इसको डिफाइन करेगा कॉन्स्टिट्यूशन। तो कॉन्स्टिट्यूशन क्या कहता है, आवर डेमोक्रेटिक कॉन्स्टिट्यूशन से दैट पब्लिक विल डिसाइड। हम लोग एक डेमोक्रेटिक कंट्री में रहते हैं, अगर डेमोक्रेसी ना रहती, मोनार्की रहती, तो वहाँ राजा डिसाइड करता, अगर डिक्टेटरशिप रहती तो वहाँ डिक्टेटर डिसाइड करता, और अगर जहाँ वन पार्टी रूल होती वहाँ जो वन पार्टी होती वो डिसाइड करती कि लॉज क्या होंगे। लेकिन चूंकि हम लोग एक डेमोक्रेसी को फॉलो करते हैं, तो आवर डेमोक्रेटिक कॉन्स्टिट्यूशन, और हम लोग का कॉन्स्टिट्यूशन भी डेमोक्रेटिक है, तो आवर डेमोक्रेटिक कॉन्स्टिट्यूशन से दैट पब्लिक विल डिसाइड।
कि पब्लिक डिसाइड करेगी कि उसके लिए कैसे लॉज बनाएंगे और कौन बनाएगा लॉज को। ये कौन डिसाइड करेगा? ये वहां के लोग डिसाइड करेंगे। तो अब सवाल ये उठता है कि हाउ शुड पब्लिक विल डिसाइड, कि पब्लिक कैसे डिसाइड करेगी इसको। पब्लिक तो तरह तरह की बातें बोलेगी, वो डिसाइड कैसे करेंगे? कोई कुछ बोलेगा, कोई कुछ बोलेगा सोसाइटी में। तो ये बात कैसे होगी कि कौन से लॉ बनाएंगे और कौन लॉ बनाने जा रहा है? तो पब्लिक विल डिसाइड थ्रू देयर रिप्रेजेंटेटिव। तो पब्लिक ये काम जो होगी खुद नहीं करेगी, वो एक विशेष प्रकार की जनसंख्या जहां होगी, जैसे 1000, 2000, 5000, 10,000, लाख, 10 लाख, कुछ भी हो सकता है, उतने लोग मिल करके एक रिप्रेजेंटेटिव को चुनेंगे। यानी 1 लाख लोग मिलकर के मान लीजिए कि एक रिप्रेजेंटेटिव को चुने, तो वैसे कई रिप्रेजेंटेटिव पूरे कंट्री से चुन करके आएंगे, पूरे सोसाइटी से कई रिप्रेजेंटेटिव चुन करके आएंगे। तो एक आबादी निश्चित होगी कि उस उतनी आबादी और उतनी बड़े क्षेत्र में से एक रिप्रेजेंटेटिव को आप लोग चुन करके भेजें। चुनिए, इतनी आबादी और इतने बड़े क्षेत्र से एक रिप्रेजेंटेटिव चुना जाएगा। तो पब्लिक विल डिसाइड हु विल बी देयर रिप्रेजेंटेटिव, कि उनका रिप्रेजेंटेटिव कौन होगा, ये पब्लिक डिसाइड करेगी। तो पब्लिक विल डिसाइड थ्रू देयर रिप्रेजेंटेटिव। तो पब्लिक ये डिसाइड करने वाली है किसके थ्रू? अपने रिप्रेजेंटेटिव के थ्रू। तो अब सवाल यह है कि हाउ रिप्रेजेंटेटिव विल बी इलेक्टेड, कि ये पब्लिक जो है ये रिप्रेजेंटेटिव को कैसे चुनेंगे। सवाल यह है कि पब्लिक जो है वो अब रिप्रेजेंटेटिव को कैसे चुनेगी। तो रिप्रेजेंटेटिव को चुनने के लिए कॉन्स्टिट्यूशन प्रोवाइड ए पार्टिकुलर मैनर टू इलेक्ट रिप्रेजेंटेटिव। रिप्रेजेंटेटिव को चुनने के लिए पार्लियामेंट जो है एक पार्टिकुलर मैनर को बताती है, वो आपको बताएगी कि कैसे चुनना है। कौन बताएगा? ये कॉन्स्टिट्यूशन बताएगा। एक कॉन्स्टिट्यूशन ने एक मैनर तय किया हुआ है कि इस फंक्शन के द्वारा रिप्रेजेंटेटिव का चुनाव होगा, जिसको हम लोग इलेक्शन कहते हैं। तो उसको बाद में डिस्क्लोज होगा, लेकिन कैसे चुना जाएगा तो उसकी प्रक्रिया जो होगी, चुनने का जो मेथड होगा, इट विल बी डिसाइडेड थ्रू कॉन्स्टिट्यूशन और इट विल बी प्रोवाइडेड इन द कॉन्स्टिट्यूशन। कॉन्स्टिट्यूशन में इसका प्रोविजन होगा कि कैसे रिप्रेजेंटेटिव को इलेक्ट किया जाएगा पब्लिक के द्वारा। ठीक है, तो ये भी आंसर सॉल्व हो गया। ऑल द रिप्रेजेंटेटिव फ्रॉम पार्लियामेंट, और ये जितने भी रिप्रेजेंटेटिव इस तरह से चुन करके आएंगे, दे विल टुगेदर फॉर्म अ पार्लियामेंट। जितने भी रिप्रेजेंटेटिव चुन के आएंगे आबादी के अनुसार और क्षेत्र के अनुसार, एरियाज के अनुसार, जितने भी रिप्रेजेंटेटिव चुन के आएंगे, दे विल टुगेदर फॉर्म अ पार्लियामेंट। उनको इकट्ठे करके हम लोग उसको पार्लियामेंट कहेंगे कि ये रिप्रेजेंटेटिव इकट्ठे हो गए एक जगह, और ये क्या है? ये पार्लियामेंट है। ऑल द रिप्रेजेंटेटिव फॉर पार्लियामेंट टू डिसाइड लॉज एंड पॉलिसी। अब ये रिप्रेजेंटेटिव जो एक पार्लियामेंट फॉर्म कर रहे हैं, दे विल डिसाइड व्हाट विल बी द लॉ। वो डिसाइड करेंगे कि लॉ क्या होने वाला है और उनकी पॉलिसीज क्या होने वाली है। द कॉन्स्टिट्यूशन प्रोवाइड पार्लियामेंट्री अथॉरिटी। जो ये पार्लियामेंट्री अथॉरिटी बन रही है, तो कॉन्स्टिट्यूशन प्रोवाइड पार्लियामेंट्री अथॉरिटी टू कॉन्स्टिट्यूट गवर्नमेंट इन द फर्स्ट प्लेस। और यही गवर्नमेंट फॉर्म करेंगे, और गवर्नमेंट जो होगी वो प्रथम स्थान पे होगी, उसका जो प्लेस होगा वो पहला होगा। सबसे पहले क्या होगा? गवर्नमेंट हो गई। तो गवर्नमेंट के फॉर्म करने के तरीकों को हम लोगों ने जाना है। फिर से एक बार देखते हैं इसको, कि कॉन्स्टिट्यूशन डिसाइड हु गेट्स टू डिसाइड व्हाट द लॉ विल बी। ये इतना तो हम लोगों ने पहले पढ़ा कि बेसिक लॉज होने चाहिए। अब ये लॉज जो है कौन बनाएगा? तो ये कौन डिसाइड करेगा? कौन बनाएगा? ये कौन डिसाइड करेगा? तो कॉन्स्टिट्यूशन ये कहता है कि वो वहां के पीपल डिसाइड करेंगे। पीपल कैसे डिसाइड करेंगे? थ्रू देयर रिप्रेजेंटेटिव डिसाइड करेंगे थ्रू देयर रिप्रेजेंटेटिव। ये रिप्रेजेंटेटिव को कैसे इलेक्ट करेंगे पीपल? तो एक सर्टेन मैनर दिया हुआ है कॉन्स्टिट्यूशन में कि उसके थ्रू ही दे विल इलेक्ट देयर रिप्रेजेंटेटिव, और ये रिप्रेजेंटेटिव मिल करके पार्लियामेंट फॉर्म करेंगे। जितने भी रिप्रेजेंटेटिव मिलेंगे, दे विल फॉर्म अ पार्लियामेंट, एंड दिस पार्लियामेंट विल फॉर्म अ गवर्नमेंट, एंड गवर्नमेंट विल बी इन द फर्स्ट प्लेस, और गवर्नमेंट जो है वो पहले स्थान पे होगी। ये
एक स्पेसिफाइड हो गया कि हु इज गोइंग टू मेक द लॉज फॉर द सोसाइटी, कि कौन लॉ बनाने जा रहा है सोसाइटी के लिए, ये डिसाइड हो गया कि द गवर्नमेंट इज गोइंग टू फॉर्म द लॉज फॉर द सोसाइटी। कैसे वो गवर्नमेंट बनेगी ये भी हो गया कि कैसे गवर्नमेंट पीपल के द्वारा चुन करके रिप्रेजेंटेटिव भेजे जाएंगे जो फॉर्म करेंगे पार्लियामेंट, और पार्लियामेंट विल डिसाइड हु विल बी हाउ द गवर्नमेंट विल बी फॉर्म्ड। तो इस तरह से हम लोग देख रहे हैं कि कॉन्स्टिट्यूशन के द्वारा एक गवर्नमेंट फॉर्म कर दी जाती है। तो वही कहा जा रहा है कि द सेकेंड फंक्शन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन इज टू स्पेसिफाई हु हैज द पावर टू मेक डिसीजन। कौन डिसीजन लेगा लॉ बनाने का, तो वो पब्लिक लेगी इन द सोसाइटी। इट डिसाइड हाउ द गवर्नमेंट विल कॉन्स्टिट्यूट, और ये भी बताएगी कि गवर्नमेंट कैसे कॉन्स्टिट्यूट होगा, कैसे पावर जो है डिसीजन जो है सोसाइटी का वो लिया जाएगा और कैसे गवर्नमेंट फॉर्म होगी। ये दोनों बातें जो है वो सेकंड फंक्शन है कॉन्स्टिट्यूशन का। तो हम लोगों ने इसको अच्छी तरह से समझा। अब आगे तीसरे फॉर्म को हम लोग फंक्शन को हम लोग देखते हैं। आइए बच्चों तीसरे फंक्शन को देखते हैं, लिमिटेशन ऑन द पावर ऑफ गवर्नमेंट, कि गवर्नमेंट के पावर पर क्या कोई लिमिटेशन कॉन्स्टिट्यूशन के तरफ से है या नहीं। तो व्हाट हैपेंड व्हेन अ गवर्नमेंट पासेस अ लॉ दैट इज अनफेयर। अगर कोई अनफेयर लॉ पास कर देती है गवर्नमेंट, तो उस स्थिति में हमारा कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो क्या कहता है, आवर कॉन्स्टिट्यूशन लिमिट्स द पावर ऑफ गवर्नमेंट इन मैनी वेज। ये हमारे गवर्नमेंट के पावर को बहुत लिमिटेड करता है कॉन्स्टिट्यूशन। इट इज स्पेसिफाइड इन फंडामेंटल राइट्स ऑफ द सिटीजन एंड विच नो गवर्नमेंट कैन एवर बी अलाउड टू वायलेट। कुछ सिटीजन्स को कॉन्स्टिट्यूशन की ओर से फंडामेंटल राइट्स प्रोवाइड किए गए हैं, और वो जो भी गवर्नमेंट लॉ बनाएगी वो उन फंडामेंटल राइट्स को वायलेट नहीं कर सकती है। यानी कहने का मतलब ये है कि द सिटीजन्स ऑफ द कंट्री हैव सम फंडामेंटल राइट्स एंड गवर्नमेंट कैनॉट पास एनी लॉज एंड वायलेट दोज फंडामेंटल राइट्स। तो उन फंडामेंटल राइट्स को कभी भी उनको वायलेट करने का अधिकार नहीं है गवर्नमेंट को। यानी ऐसा कानून नहीं बना सकती है जिससे कि सिटीजन्स को जो कॉन्स्टिट्यूशन की ओर से फंडामेंटल राइट्स दिए गए हैं वो वायलेट हो। तो सिटीजन विल नॉर्मली हैव द राइट टू सम बेसिक लिबर्टीज। कुछ बेसिक लिबर्टीज कॉन्स्टिट्यूशन की ओर से प्रोवाइड किए गए हैं, आइए उनको देखते हैं। टू फ्रीडम ऑफ स्पीच, फ्रीडम ऑफ स्पीच का अधिकार है। फ्रीडम ऑफ कॉन्साइंसेस, फ्रीडम ऑफ एसोसिएशन, फ्रीडम टू कंडक्ट अ ट्रेड और बिजनेस एटसेट्रा। कुछ फंडामेंटल राइट्स दिए गए हैं, वो 6 फंडामेंटल राइट्स हैं जिनको हम लोग चैप्टर नंबर 2 में बहुत डिटेल में पढ़ने वाले हैं, इसलिए अभी यहाँ पे मैं इसको एक्सप्लेन नहीं करने वाला हूँ कि ये फंडामेंटल राइट्स क्या हैं, बट जस्ट इतना समझना है अभी कि कुछ फंडामेंटल राइट्स आर प्रोवाइडेड बाय द कॉन्स्टिट्यूशन टू द सिटीजन्स एंड गवर्नमेंट कैनॉट मेक एनी लॉ दैट वायलेट्स दोज राइट्स। तो ये चीज़ यहाँ पे उनके लिमिटेशंस को बताती है कि वो फंडामेंटल राइट के अगेंस्ट में जाकर कोई लॉ नहीं बना सकते हैं। दिस राइट्स कैन बी लिमिटेड ड्यूरिंग द टाइम ऑफ इंटरनेशनल एमरजेंसी। अगर देश पे कोई ऐसा संकट है जो बहुत एमरजेंसी संकट है, तो उस स्थिति में इन जो प्रोवाइड किए गए हैं कॉन्स्टिट्यूशन की ओर से फंडामेंटल राइट्स, इनको कुछ लिमिटेड किया जा सकता है। तो द थर्ड फंक्शन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन इज टू सेट सम लिमिट्स ऑन व्हाट अ गवर्नमेंट कैन इम्पोज ऑन द सिटीजन। गवर्नमेंट क्या इम्पोज करेगी, किस तरह से इम्पोज करेगी, ये बताया गया है कि वो फंडामेंटल राइट्स को वायलेट नहीं कर सकती है। दिस लिमिट्स आर फंडामेंटल इन द सेंस दैट गवर्नमेंट में नेवर ट्रेसपास देम, कि ये फंडामेंटल इसलिए हैं क्योंकि इनको कभी गवर्नमेंट ट्रेसपास नहीं कर सकती है, इनके विरोध में जाकर कभी कोई लॉ फॉर्म नहीं हो सकते हैं। ये हमारा कॉन्स्टिट्यूशन कहता है, एंड दिस इज द थर्ड फंक्शन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। तो आइए अब फोर्थ फंक्शन को भी हम लोग समझते हैं। तो बच्चों आइए फोर्थ फंक्शन को देखते हैं, एस्पिरेशन एंड गोल ऑफ सोसाइटी। एस्पिरेशन ऑफ एंड गोल्स ऑफ सोसाइटी जो होती है, उन एस्पिरेशंस और गोल को फुलफिल करने के लिए हमारे कॉन्स्टिट्यूशन ने गवर्नमेंट को कुछ स्पेस दिया है,
एक फ्रेमवर्क बनाकर दिया है जिसमें वो उन गोल्स और उनके एस्पिरेशंस को फुलफिल कर पाए। द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन प्रोवाइड एन इलेबलिंग फ्रेमवर्क, ऐसा फ्रेमवर्क उनको प्रोवाइड किया गया है फॉर द गवर्नमेंट टू डू सर्टेन पॉजिटिव थिंग्स, कुछ पॉजिटिव थिंग्स करने के लिए जो एस्पिरेशन और गोल्स के रूप में हो सकते हैं सोसाइटी के, उनको फुलफिल करने के लिए कॉन्स्टिट्यूशन ने कुछ एक फ्रेमवर्क उनको अवेलेबल कराया है गवर्नमेंट को। एक्सप्रेस द एस्पिरेशन एंड गोल ऑफ सोसाइटी, एस्पिरेशन और गोल्स को फुलफिल करने के लिए लोगों के कॉन्स्टिट्यूशन ने गवर्नमेंट को एक फ्रेमवर्क दिया है जिससे वो उनको पूरा कर सके। द framers of the Indian Constitution thought that each individual in the society have all that is necessary for them to lead a life of minimum dignity and social self-respect, minimum material well-being, education, etc. इनको पूरा करने के लिए जो एस्पिरेशंस और गोल्स हैं उनको पूरा करने के लिए वो क्या हो सकते हैं, तो वो मिनिमम चीज़ें हैं जो पूरी होनी चाहिए लोगों को। उनके डिग्निटी और सेल्फ रिस्पेक्ट मिलना चाहिए उनको सोसाइटी में, ये तो ज़रूरी है। और उनको अपने वेलबींग के लिए एक पर्याप्त मात्रा में धन की आवश्यकता है, वो भी उनको पर्याप्त ढंग से रोटी कपड़ा और मकान उनको उपलब्ध हो, और एजुकेशन उनको उपलब्ध होना चाहिए। ये कुछ ऐसी एस्पिरेशंस हैं जो कि फुलफ़िल करना चाहिए हर गवर्नमेंट को, और इसके लिए कॉन्स्टिट्यूशन ने कुछ प्रोविजंस किए हैं इन द कॉन्स्टिट्यूशन। द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन enables the government to take positive welfare measures, some of which are legally enforced. उनको ये सारा कुछ करने के लिए कॉन्स्टिट्यूशन ने इनेबल किया है कि वो कुछ उनके एस्पिरेशंस और गोल को फुलफिल करने के लिए कुछ पॉजिटिव वेलफेयर मेजर्स अपना सकते हैं, और उनको पूरा करने के लिए दे कैन यूज़ लीगल इन्फोर्समेंट बाय मेकिंग लॉज। लीगली उसको इन्फोर्स करके उसको कैपेबल बनाया जा सकता है। जैसे मान लीजिए कि एक अनटचेबिलिटी बहुत दिनों से इंडियन सोसाइटी में फैली हुई थी और उसको ख़त्म किया जाना ज़रूरी था, लेकिन ये डिमांड थी सोसाइटी की, लेकिन सोसाइटी खुद नहीं कर रही थी इस चीज़ को बंद, अनटचेबिलिटी को। तो फिर कॉन्स्टिट्यूशन में प्रावधान करके उसके लिए कानून पास किया गया, उसके लिए कानून बनाया गया, और उसको एक उसको इलीगल बना दिया गया कि अगर कोई अनटचेबिलिटी के करता हुआ पाया जाएगा तो ये एक ऑफेंस होगा, एक अपराध की श्रेणी में आएगा, और ही विल बी पनिश्ड बाय लॉ, और उसके लिए उसको कानून के द्वारा सज़ा मिल सकती है। तो ये प्रावधान करने के बाद हम देखते हैं कि धीरे धीरे सोसाइटी में अनटचेबिलिटी बहुत कम हो गई, ना के बराबर रह गई है अब अनटचेबिलिटी। तो एक कानून बना करके इसको इन्फोर्स किया गया, क्योंकि ये एस्पिरेशन और सिटीजन्स का गोल था जिसको अचीव करना था। तो पीपल्स चाह रहे थे कि समाज से इस तरह की बुराई हट जाए, लेकिन समाज उसको अपनाए हुए था, उसको छोड़ भी नहीं रहा था, यानी अपने आप से नहीं छोड़ना था उसको, या नहीं छोड़ना चाह रही थी समाज। लेकिन जब कानून के रूप में इसको अपराध बना दिया गया तो ये चीज़ें धीरे धीरे समाज से बंद हो गई। तो इसी तरह एस्पिरेशंस और गोल को फुलफिल करने के लिए कुछ प्रोविजंस, एक फ्रेमवर्क दिया गया है जिसमें वो एक लॉज बना करके उन चीज़ों को सामने ला सकती है गवर्नमेंट। सच इनेबलिंग प्रोविजन हैव द सपोर्ट ऑफ द पैरेम्बल टू आवर कॉन्स्टिट्यूशन। हमारे प्रस्तावना में कुछ चीज़ें दी गई हैं और उन बातों को बिल्कुल इन्फोर्स किया जाना चाहिए, क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशन की वो आधारभूत चीज़ें हैं, बेसिक चीज़ें हैं कॉन्स्टिट्यूशन की। तो जो चीज़ें पैरेम्बल में दी गई हैं उनको इम्प्लीमेंट एनी हाउ करना चाहिए अगर उसमें कोई समाज में दिक्कत आ रही है तो। द डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट्स ऑफ पॉलिसी ऑल्सो इंजॉयज गवर्नमेंट टू फुलफिल सर्टेन एस्पिरेशंस ऑफ द पीपल। कॉन्स्टिट्यूशन ने डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट ऑफ पॉलिसी बना रखी है, जो मदद करती है सरकार को कि क्या करे क्या ना करे। सरकार इन बातों को बताती है, इनको आगे चल के हम लोग डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स को बहुत अच्छे से पढ़ेंगे लेसन्स में। तो वो भी मदद करती है गवर्नमेंट को टू इन्फोर्स लॉज एंड टू फुलफिल द एस्पिरेशन एंड गोल्स ऑफ द सिटीज। So the fourth function of a constitution is to enable the government to fulfill
द एस्पिरेशन ऑफ ए सोसाइटी एंड क्रिएट कंडीशन फॉर ए जस्ट सोसाइटी। एक न्यायप्रिय सोसाइटी बनाने के लिए ये जरूरी है कि कॉन्स्टिट्यूशन को कुछ ऐसा एक फ्रेमवर्क दिया जाए जिससे गवर्नमेंट को स्पेस मिले टू मेक सम लॉज और उसके द्वारा वो सिटीजन्स के एस्पिरेशंस और गोल को फुलफिल कर पाए। तो ये चीज़ें होनी चाहिए एक कॉन्स्टिट्यूशन में, ये फंक्शन है कॉन्स्टिट्यूशन का। तो आज हम लोगों ने 4 फंक्शंस पढ़े और उम्मीद है कि आपको वो समझ में आया होगा अच्छी तरह से। तो दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, इसको लाइक कीजिए और सब्सक्राइब करना मत भूलिए। थैंक यू। Hello children, myself Jagdamba Singh welcomes you all in political science class. We are continuing chapter number 1, which is constitution, why and how, and this is the second part. इससे प्रीवियस पार्ट में हम लोगों ने देखा था कि कॉन्स्टिट्यूशन के क्या फंक्शंस हैं, उनको हम लोगों ने बहुत अच्छी तरह से समझा था। आज के क्लास में हम लोग देखने वाले हैं द ऑथोरिटी ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, कि कॉन्स्टिट्यूशन के पास क्या ऑथोरिटीज़ हैं। इसको समझने के लिए पहले हम लोग को उसके डेफिनेशन को समझना होगा। व्हाट इज कॉन्स्टिट्यूशन? Constitution is a compact document that comprises a number of articles about the state, specifying how the state is to be constituted and what norms it should follow. ये नियमों का एक संकलन है, कलेक्शन ऑफ लॉज है, जो ये बताता है कि एक स्टेट कैसे कॉन्स्टिट्यूट होगी और उसको क्या नॉर्म्स फॉलो करने होंगे, कौन से नियम उसको फॉलो करने होंगे ये। तो ये रिटन भी हो सकता है और अनरिटन भी हो सकता है, लेकिन मोस्टली ये रिटन डॉक्यूमेंट ही होती है। अधिकतर देशों में ये पाया जाता है कि ये एक रिटन डॉक्यूमेंट के रूप में पाया जाता है अधिकतर देशों में। तो ये 2 चीज़ों की अथॉरिटी देती है, एक तो आदेश देने की और दूसरा उसके अनुपालन करवाने की, यानी कि आदेशित करती है और उसका अनुपालन कराती है। तो ये अथॉरिटी कितनी इफेक्टिव होगी कॉन्स्टिट्यूशन के द्वारा, ये जो उसकी शक्ति है, उसकी अथॉरिटी है कि वो आदेशित करती है और आदेशों का पालन करवाती है, ये कितनी इफेक्टिव होगी। हाउ इफेक्टिव इज ए कॉन्स्टिट्यूशन और व्हाट मेक इट इफेक्टिव, और क्या उसको इफेक्टिव बनाता है। इन बातों को समझने के लिए हम लोगों को कुछ चीज़ों को जानना जरूरी होगा। मेकिंग ए कॉन्स्टिट्यूशन इफेक्टिव डिपेंड्स अपॉन 3 फैक्टर्स। ये 3 फैक्टर्स पे डिपेंड करता है। मोड ऑफ प्रोमुगेशन, द सब्सटेंसिव प्रोविजंस ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन एंड बैलेंस इंस्टीट्यूशनल डिज़ाइन। ये 3 ऐसे फैक्टर्स हैं जो ये डिसाइड करते हैं कि कैसा कॉन्स्टिट्यूशन की अथॉरिटी कितनी होगी। ये इस बात को, और ये भी बताती है कि कितनी इफेक्टिव होगी, हाउ इफेक्टिव इज द कॉन्स्टिट्यूशन एंड व्हाट मेक इट इफेक्टिव, और कौन सी वो बातें हैं जो इसको इफेक्टिव बनाती हैं। तो आइए देखते हैं इन पॉइंट्स को। मोड ऑफ प्रोमुगेशन। मोड ऑफ प्रोमुगेशन का मतलब है दिस रेफर्स हाउ हु क्राफ्टेड द कॉन्स्टिट्यूशन एंड हाउ मच अथॉरिटी डिड दे हैव। इसका मतलब ये होता है कि किसने क्राफ्ट किया है कॉन्स्टिट्यूशन को और जिसने भी क्राफ्ट किया है उसकी कितनी अथॉरिटी थी। ये चीज़ें पता करनी है कि कोई कॉन्स्टिट्यूशन जो अडॉप्ट किया गया या अडॉप्ट किया जाना है वो किसके द्वारा बनाई गई है, और जिसके द्वारा भी बनाई गई है उसकी अथॉरिटी क्या है, वो कितना काबिल, कितना सम्मानजनक है और उस पर लोगों का विश्वास कितना है। इन सब चीज़ों पे ध्यान देना जरूरी होता है। तो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन was created and by Constituent Assembly between December 1946 and November 1949। तो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो दिसंबर 1946 से बननी शुरू हुई और नवंबर 1949 को ये बन करके तैयार हो गई। तो अगर कोई डिक्टेटर है वो किसी कॉन्स्टिट्यूशन को बना रहा है तो वो अपने हिसाब से बनाएगा, वो ऐसी चीज़ों को उस कॉन्स्टिट्यूशन में डालेगा जो उसके हित की हों, जो उसके फायदे की हों और उसको शासन करने में मदद करे, ऐसी चीज़ों को वो इंक्लूड करेगा। लेकिन उससे कहीं भी पीपल्स बेनिफिटेड नहीं हो पाएंगे क्योंकि वो ऑथोरिटेरियन होगा, बिल्कुल सारी अथॉरिटी अपने पास रखेगा और वो नहीं चाहेगा कि पब्लिक को बहुत ज़्यादा लिबर्टी दी जाए। तो जो भी कॉन्स्टिट्यूशन को कंस्ट्रक्ट कर रहा है उसकी अहमियत बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है कि वो व्यक्ति या वो इंस्टीट्यूशन जो भी बना रहा है उसको, ये कमिटी जो बना रही है उसको,
उसकी ऑथोरिटी क्या है, वो कितना ऑथेंटिक है पीपल्स के लिए। तो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो एक कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के द्वारा बनाई गई, और ये कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ने दिसंबर 1946 में अपना काम करना शुरू किया, और नवंबर 1949 तक हमारा कॉन्स्टिट्यूशन जो इंडिया का है, जो एक डेमोक्रेटिक कॉन्स्टिट्यूशन है, वो बन करके तैयार हो गई। इट वॉज ड्रू अपॉन ए लॉन्ग हिस्ट्री ऑफ द nationalist movement that had a remarkable ability to take a long different section of the Indian society together. इसको जो लोग बनाने वाले थे, जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली थी, उसमें जो जिन लोगों को शामिल किया गया था वो बहुत ही ट्रस्टेड लोग थे, और वो लोग नेशनल मूवमेंट से बहुत लंबे समय से जुड़े हुए थे। तो ऐसा नहीं था कि कोई अननोन पर्सन या कोई डिक्टेटर ने कॉन्स्टिट्यूशन को फॉर्म किया, बल्कि वो लोग थे जिनके लोगों का बहुत ज्यादा फेथ था, क्योंकि वही लोग थे जो इंडिया को आजाद करने के लिए नेशनलिस्ट मूवमेंट जो चल रहा था इंडिया में, फ्रीडम का मूवमेंट जो चल रहा था, उसको लीड कर रहे थे। तो उनकी ऑथेंटिसिटी जो थी पब्लिक में बहुत ज्यादा थी, वो लोग बहुत ज्यादा माने जाने जाते थे इंडियन पीपल्स के लिए, वो बहुत सम्मानजनक थे, क्योंकि वही लोग थे जिनके द्वारा इंडियंस को आशा थी कि वो आजाद हो जाएंगे भविष्य में। तो उन पे बहुत ज्यादा ये ट्रस्ट करते थे। तो इट वॉज ड्रॉन अप बाय पीपल हु एंजॉयड द पब्लिक क्रेडिबिलिटी। ये लोग बहुत ज्यादा पब्लिक क्रेडिबिलिटी को एंजॉय करते थे, यानी कि लोगों का फेथ इनके प्रति बहुत ज्यादा था, और बहुत ही सम्मान की दृष्टि से लोग इंडियंस इन लोगों को चाहते थे, क्योंकि यही वो लोग थे जो नेशनलिस्ट मूवमेंट को लीड कर रहे थे। तो some countries have subjected their constitution to a full-fledged referendum. कुछ कंट्रीज ऐसी हैं जो जब कॉन्स्टिट्यूशन बन जाता है तो उस पर एक राय ली जाती है, रेफरेंडम कराया जाता है कि कितने लोग इस कॉन्स्टिट्यूशन के पक्ष में हैं और कितने लोग विपक्ष में हैं। तो ये एक तरीका है रेफरेंडम का कि कॉन्स्टिट्यूशन के पक्ष में कितने लोग हैं, जो भी कॉन्स्टिट्यूशन बन के तैयार हो गई है उसके ऊपर एक रेफरेंडम कराया जाता है सिटीजन्स से, और वो सिटीजन्स डिसाइड करते हैं कि इस कॉन्स्टिट्यूशन को अडॉप्ट करना है या नहीं करना है, या इसमें कुछ कमियां हैं। तो वो रेफरेंडम कराए जाने का एक नियम सा है कुछ कंट्रीज में, जब कॉन्स्टिट्यूशन बनता है तो उसके लिए रेफरेंडम कराया जाता है। द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन वॉज नेवर सब्जेक्टेड टू सच रेफरेंडम। लेकिन इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के लिए कभी ऐसे रेफरेंडम की आवश्यकता नहीं पड़ी कि लोगों की राय ली जाए कि जो कॉन्स्टिट्यूशन हम लोगों ने बनाया है, यानी इंडियंस जो नेशनलिस्ट थे उन लोगों के द्वारा कंस्ट्रक्ट किया गया था। तो ये लोगों ने कभी नहीं जाहिर किया कि हम लोगों को रेफरेंडम चाहिए एंड वी विल गोइंग टू डिसाइड कि कॉन्स्टिट्यूशन कैसा बना है या उसमें जो प्रावधान है वो सही है या नहीं है। तो इनका इतना विश्वास था, पब्लिक का इतना विश्वास था, इतनी क्रेडिबिलिटी थी उन लोगों की जिन लोगों ने कॉन्स्टिट्यूशन को फॉर्म किया, उनकी क्रेडिबिलिटी बहुत ज़्यादा थी, तो इसलिए कोई रेफरेंडम की आवश्यकता नहीं पड़ी इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन को लेकर, बिकॉज इट हैज़ द कॉन्सेंसस ऑफ बैकिंग ऑफ द लीडर हु वर देमसेल्फ पॉपुलर। ये बहुत पॉपुलर थे और इनकी बैकिंग इतनी अच्छी थी कि इनको कोई आवश्यकता नहीं पड़ी किसी रेफरेंडम की, और इन्होंने विश्व का सबसे बड़ा और सबसे अच्छा संविधान बना करके इंडियंस को दिया, कॉन्स्टिट्यूशन। तो सेकंड पॉइंट जो है वो है द सब्सटेंसिव प्रोविजन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। तो आइए इसको भी समझते हैं हम लोग कि कॉन्स्टिट्यूशन मस्ट गिव एवरीवन इन सोसाइटी सम रीजंस टू गो अलॉन्ग विथ इट्स प्रोविजंस। जो भी प्रोविजंस कॉन्स्टिट्यूशन बनाएगी उसमें इतना स्थान होना चाहिए हर किसी के लिए कि वो अपने आप को उससे रिलेट कर सके, उससे जोड़ सके। कॉन्स्टिट्यूशन मस्ट गिव एवरीवन इन सोसाइटी सम रीजंस टू गो अलॉन्ग विथ इट्स प्रोविजंस। उसमें जो प्रोविजंस दिए हुए हैं उससे कहीं ना कहीं अपने आप को सिटीजन्स रिलेट कर रही हो, ऐसा कॉन्स्टिट्यूशन होना चाहिए कि उनको लगे कि नहीं, कॉन्स्टिट्यूशन में मेरे लिए भी स्थान है। इफ कॉन्स्टिट्यूशन अलाउज मेजॉरिटीज टू अपोज माइनॉरिटीज ग्रुप विद इन सोसाइटी would give minorities no reasons to go along with the provisions of the constitution. अब माइनॉरिटीज जो हैं उनके ऊपर छूट दे दे कॉन्स्टिट्यूशन मेजॉरिटी ग्रुप को कि वो
अपने मन से उन ऑप्रेस कर सके माइनॉरिटी ग्रुप को, यानी मेजॉरिटी को ये पावर मिल जाए कॉन्स्टिट्यूशन के ओर से कि वो ऑप्रेस कर सकती है माइनॉरिटीज को। अगर ऐसा कोई प्रावधान कॉन्स्टिट्यूशन में हो जाए तो फिर माइनॉरिटीज में जो है वो अपने आप को कैसे रिलेट कर पाएंगे कॉन्स्टिट्यूशन से, फिर उनके लिए कोई मतलब नहीं रह जाएगा कॉन्स्टिट्यूशन का। द मोर ए कॉन्स्टिट्यूशन प्रिजर्व द फ्रीडम एंड इक्वालिटी फॉर ऑल इट्स मेंबर, द मोर लाइकली इट इज टू बी सक्सीड। तो कॉन्स्टिट्यूशन को ये चाहिए कि वो ज़्यादा से ज़्यादा लिबर्टी और इक्वालिटी और फ्रीडम प्रोवाइड करे अपने कॉन्स्टिट्यूशन अपने सिटीजन्स को। अगर ऐसा करती है कॉन्स्टिट्यूशन तब तो वो बहुत अच्छा सक्सेस करेगी और बहुत अच्छे से लोग उससे रिलेट करेंगे। लोग ये समझेंगे कि नहीं, कॉन्स्टिट्यूशन जो भी बना है वो कहीं ना कहीं उनके प्रॉब्लम्स को हल करता हुआ है, उनको भी डिग्निटी मिल रही है, उनको भी सम्मान मिल रहा है, उनको भी फ्रीडम है, मतलब हर कुछ उनको भी लगे कि वो कॉन्स्टिट्यूशन से अपने आप को रिलेट कर पा रहे हैं कि नहीं, मेरे लिए भी कॉन्स्टिट्यूशन में कुछ प्रावधान किए गए हैं, यानी कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो मेरे लिए भी बहुत कुछ प्रोवाइड कर रही है और कहीं ना कहीं मेरा अपीसमेंट किसी तरह से नहीं हो रहा है इस कॉन्स्टिट्यूशन में। तो लोग उससे रिलेट करेंगे और उसका एक सक्सेसफुल रिजल्ट देखने को मिलेगा। तो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन गिव एवरीवन अ रीजन टू गो अलोंग विद इट्स ब्रॉड आउटलाइन। तो कॉन्स्टिट्यूशन जो इंडिया का है उसका ब्रॉड लाइन बहुत ज़्यादा है, उसका आउटलाइन जो है वो बहुत बड़ा है और उसमें सभी लोग को अपने हिसाब से चीज़ें प्रोवाइड की गई हैं और सब लोग उसको रिलेट करते हैं कि कॉन्स्टिट्यूशन हमारा बहुत अच्छा है और इसमें सबके लिए कुछ ना कुछ प्रोविजंस हैं और बहुत सारी राइट्स मिली हुई हैं सिटीजन को। तो सिटीजन अपने को बहुत रिलैक्स महसूस करते हैं और बहुत अच्छी जिंदगी वो जीने के लिए कॉन्स्टिट्यूशन उनको एक माहौल प्रोवाइड करता है। बैलेंस इंस्टीट्यूशनल डिजाइन। तो जो इंस्टीट्यूशनल डिजाइन कॉन्स्टिट्यूशन का होगा वो भी बैलेंस्ड होना चाहिए। कॉन्स्टिट्यूशन इज टू इंश्योर दैट नो सिंगल इंस्टीट्यूशन एक्वायर्स मोनोपोली ऑफ पावर्स। किसी भी इंस्टीट्यूशन के पास पावर्स की मोनोपोली नहीं होनी चाहिए। ये हम लोगों ने पहले भी जाना है, क्लास 10th में भी पढ़ा है इन सब चीज़ों को कि दिस इज डन बाय फ्रैगमेंटिंग पावर अक्रॉस डिफरेंट इंस्टीट्यूशन। इसका बंटवारा पावर का डिफरेंट इंस्टीट्यूशंस में कर दिया जाता है बाय द कॉन्स्टिट्यूशन कि एक कोई इंस्टीट्यूशन के पास सारे पावर्स ना आ जाए और वो कहीं निरंकुश ना हो जाए, आउट ऑफ कंट्रोल ना हो जाए, इसलिए पावर्स को डिस्ट्रीब्यूट कर दिया जाता है इन डिफरेंट इंस्टीट्यूशंस। द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन horizontally fragmented power across different institutions like legislative, executive and judiciary and independent statutory bodies like election commission। अब हम लोगों ने क्लास 10th में पढ़ा है कि हॉरिजॉन्टल पावर ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन और वर्टिकल पावर ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन, उसको हम लोगों ने क्लास 10th में जाना था कि हॉरिजॉन्टल पावर ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन किसको कहते हैं, वो लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव और जुडिशियरी के बीच पावर के डिस्ट्रीब्यूशन को हम लोग हॉरिजॉन्टल पावर ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन कहते हैं। और जो टीयर में गवर्नमेंट्स होती है, सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट, लोकल गवर्नमेंट, ये टीयर्स में होती है, इनको हम लोग वर्टिकल पावर ऑफ डिवीजन कहते हैं। तो यहाँ कह रहा है कि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन हॉरिजॉन्टली फ्रैगमेंटेड पावर अक्रॉस डिफरेंट इंस्टीट्यूशंस लाइक लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव एंड जुडिशियरी। ये हमारे यहाँ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में द पावर इज डिवाइडेड बिटवीन लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव एंड जुडिशियरी हॉरिजॉन्टली इक्वली। एंड इंडिपेंडेंट स्टेटरी बॉडीज लाइक इलेक्शन कमीशन, और इलेक्शन कमीशन जैसे जो है कुछ स्टेटरी बॉडीज होते हैं जिनको स्वतंत्र रूप से उनके अधिकार क्षेत्र में कोई नहीं आता है, कोई भी उनको डिस्टर्ब नहीं कर सकता है, कोई भी उनको चेक नहीं कर सकता है इलेक्शन कमीशन को। और इलेक्शन कंडक्ट कराने की, फ्री एंड फेयर इलेक्शन कंडक्ट कराने की पूरी जिम्मेवारी जो है इलेक्शन कमीशन के ऊपर होती है। ना तो वो जुडिशियरी से गवर्न होगा, ना एग्जीक्यूटिव से, और ना ही जुडिशियरी से। तो हम लोग देखते हैं कि सारे इंस्टीट्यूशंस अपने आप में बिल्कुल एक दूसरे पर डिपेंड नहीं है और स्वतंत्र है, और ये शो करता है कि कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो डिफरेंट इंस्टीट्यूशंस में पावर को डिवाइड कर देता है। One institution want to subvert the constitution, other can check its transgressions। ऐसा है कि जब कोई इंस्टीट्यूशन
चाहे कि सब पावर को हम अपने हाथ में ले लें, तो ऐसे में दूसरा पावर उसको चेक करता है। यानी कि सारे पावर्स एक जगह ना आए, इसके लिए पावर का डिस्ट्रीब्यूशन किया गया है कि एक अगर निरंकुश हो जाता है तो दूसरा उसको कंट्रोल कर लेगा। ये चीजें कॉन्स्टिट्यूशन में उपलब्ध है। कॉन्स्टिट्यूशन मस्ट बैलेंस बिटवीन ऑथोरिटी एंड फ्लेक्सिबिलिटी टू अडॉप्ट चेंजिंग नीड एंड सर्कमस्टांसेस। यानी कि हम लोग का जो कॉन्स्टिट्यूशन है, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन जो है, वो फ्लैक्सिबल है। यानी कि उसमें अमेंडमेंट्स होते हैं, चेंजेस लाए जा सकते हैं, उसको मोल्ड किया जा सकता है सिचुएशन के हिसाब से। जिस तरह से सोसाइटी में चेंजेस आ रहे हैं डे बाय डे, तो उसके हिसाब से उसको मोल्ड आउट किया जा सकता है। ये फ्लैक्सिबिलिटी कॉन्स्टिट्यूशन में अवेलेबल है। यानी कॉन्स्टिट्यूशन को किसी भी तरह से मोल्ड आउट किया जा सकता है, बट कुछ रिजिड चीजें भी हैं वो, जैसे कि फंडामेंटल राइट्स। तो फंडामेंटल राइट्स पर कोई प्रावधान नहीं किया जा सकता है या उनको एबॉलिश नहीं किया जा सकता है। ऐसा नहीं है कि उनको एबॉलिश नहीं किया जा सकता है। जैसा कि हम लोगों ने देखा है कि प्रॉपर्टी के पावर को खत्म किया गया है ना। तो ऐसा नहीं है कि फंडामेंटल राइट्स को एबॉलिश नहीं किया जा सकता, लेकिन फंडामेंटल राइट्स जो है एक रिजिड कॉन्स्टिट्यूशन का पार्ट है, जो ये बोलता है कि पब्लिक को ये चीजें फ्री में दी गई हैं बाय द कॉन्स्टिट्यूशन, और उनको एंजॉय करना है उन चीजों को, और उस पर कानून गवर्नमेंट नहीं बना सकती, उस पर लॉज नहीं लाए जा सकते हैं, और उनको गवर्नमेंट जो है डिस्टर्ब नहीं कर सकती है किसी तरह से। उनका वायलेशन गवर्नमेंट की तरफ से नहीं हो सकता है, ये हमारा कॉन्स्टिट्यूशन कहता है। तो एक तरफ से उसको चेक भी किया जाता है, तो कुछ फ्लैक्सिबल भी है और कुछ रिजिड भी है। इन दोनों चीजों के बीच में बैलेंस बनाना पड़ता है कॉन्स्टिट्यूशन में। द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इज डिस्क्राइब एज ए लिविंग डॉक्यूमेंट। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन को हम लोग कहते हैं कि ये एक लिविंग डॉक्यूमेंट है, बिकॉज इट बैलेंस बिटवीन पॉसिबिलिटी टू चेंज एंड लिमिट्स सच चेंजेस। ये पॉसिबिलिटी को भी है इसमें कि चेंजेस लाए जा सकते हैं, और ये भी चीजें हैं कि उसमें एक बैलेंसिंग अप्रोच होना चाहिए। ये नहीं कि कुछ भी चेंज किया जा सकता है कॉन्स्टिट्यूशन। तो दोनों बातें इसमें है, यानी कि इसमें एक्सीलेटर भी है और ब्रेक भी है। यानी जब गति इसको बढ़ानी है तो बढ़ा भी सकते हैं, और जहां चाहे वहां इसको रोक भी सकते हैं। तो ये एक लिविंग डॉक्यूमेंट है। ऐसा माना जाता है कि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इज ए लिविंग डॉक्यूमेंट। तो उम्मीद है बच्चों कि आज आपने जाना कि द ऑथोरिटी ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन इन 3 चीजों पे डिपेंड करती है। इसको आप लोगों ने समझा होगा, तो दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, लाइक कीजिए वीडियो को और सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू। हेलो चिल्ड्रन, myself Jagdamba Singh welcomes you all in political science class. We are continuing chapter number 1, which is constitution, why and how, and this is the third part. इससे प्रीवियस वीडियो में हम लोगों ने डिस्कस किया था कि कॉन्स्टिट्यूशन की अथॉरिटी किन बातों पे निर्भर करती है, और आज का हमारा टॉपिक होगा हाउ वाज द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन मेड। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन किस तरह से बना, इसके बारे में हम लोग आज जानेंगे। द कॉन्स्टिट्यूशन वॉज मेड बाय कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली। कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के द्वारा ही कॉन्स्टिट्यूशन बनाया गया था, विच हैज़ बीन इलेक्टेड फॉर अनडिवाइडेड इंडिया। जब इंडिया अनडिवाइडेड था उस समय से ही कॉन्स्टिट्यूशन को बनाने की तैयारी शुरू हो चुकी थी। इट हैज़ इट्स फर्स्ट सिटिंग ऑन 9 दिसंबर 1946। 9 दिसंबर 1946 को इसकी पहली बैठक हुई, पहली सिटिंग इसकी की गई, और वहाँ पर निर्णय लिया गया कि कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली जो है वो अब कॉन्स्टिट्यूशन का निर्माण करेगी। इट्स मेंबर वेयर चूजन बाय इनडायरेक्ट इलेक्शन बाय द मेंबर्स ऑफ द प्रोविजनल लेजिस्लेटिव असेंबली दैट हैज बीन एस्टैब्लिश्ड अंडर द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935। ये कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के जो सदस्य थे, दे वेयर चूजन बाय द प्रोविंशियल लेजिस्लेटिव असेंबली जो थी उसके द्वारा इसका चुनाव किया गया था, और जो कि इंडियन एक्ट 1935 से गवर्न होती थी। यानी इस एक्ट के अनुसार एक चुनाव हो चुका था जिसमें प्रोविंशियल लेजिस्लेटिव असेंबली के कुछ सदस्य चुन के आए हुए थे। इनके ही मत से जो है वो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के सदस्यों का चुनाव होना निश्चित हुआ था। द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली वाज composed
on the plan proposed by the committee of the British cabinet known as the cabinet mission. ब्रिटिश गवर्नमेंट ने कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली का प्लान प्रपोज किया था और उस प्लान को प्रपोज करने वाला जो था वो था कैबिनेट मिशन। वो जो कमेटी बनी थी दैट वाज नोन एज कैबिनेट मिशन। तो आइए समझते हैं कि कैबिनेट मिशन जो था उसके क्या प्लान थे। व्हाट वाज द कैबिनेट मिशन प्रपोजल प्लान। तो आइए बच्चों, ये जो कैबिनेट मिशन का प्लान है इसको समझते हैं कि क्या ये प्लान था जो ब्रिटिशर्स ने अपने पार्लियामेंट में पास करके इसको प्लान को भेजा था इंडिया के कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली की को इलेक्ट करने के लिए। क्या प्लान उन्होंने बनाया था। अलॉटमेंट ऑफ सीट ऑन द बेसिस ऑफ पॉपुलेशन इन द रेशियो ऑफ 1:10 लाख। उन्होंने उनका पहला प्रपोजल ये था प्लान का कि जो अलॉटमेंट ऑफ सीट होगी कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली की अलॉटमेंट ऑफ सीट जो होगी वो 1:10 लाख पॉपुलेशन पे होगी, यानी 10 लाख पॉपुलेशन पे एक सीट प्रोवाइड की जाएगी। एज अ रिजल्ट प्रोविंस अंडर डायरेक्ट ब्रिटिश रूल वेयर टू इलेक्ट 292 members while the princely state were allotted a minimum of 93 seats and 4 from chief commissioner provinces। तो ये तो समझ में आ गया कि 10 लाख पीपल्स पे एक कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली का सदस्य चुन करके आना था और उस समय जो प्रोविंसेस थे जो ब्रिटिश रूल के अंदर आते थे, प्रोविंस यानी कि जो प्रिंसली स्टेट नहीं थे, डायरेक्ट रूल में थे ब्रिटिशर्स के, उनकी संख्या 17 थी और उन 17 प्रोविंसों को 292 कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली मेंबर्स को चुन करके भेजना था। यानी कि 17 प्रोविंसेस थे, उनमें से 292 मेंबर्स को उनको इलेक्ट करके भेजना था। तो इन प्रोविंसेस में जो 17 प्रोविंसेस थे इसमें ऑलरेडी वहाँ पर जो है प्रोविंशियल लेजिस्लेटिव असेंबली के सदस्य चुन करके आए हुए थे पहले से, वो 1935 के एक्ट के अनुसार वो चुन करके आए हुए थे। यानी जैसे मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली एमएलएज होते हैं, वैसे ही ये एमएलएज थे इन 17 प्रोविंसेस में। यानी कि अभी जैसे हम लोग के यहाँ स्टेट्स हैं, उस समय वो प्रोविंस कहे जाते थे। तो उन प्रोविंस में एमएलएज ऑलरेडी थे, जैसे आज स्टेट में एमएलएज होते हैं, उसी तरह उस समय प्रोविंसेस में एमएलएज हुआ करते थे। एक तरह से समझ लीजिए, उनको हम लोग कहते थे प्रोविंशियल लेजिस्लेटिव असेंबली के सदस्य थे वो। अब इन प्रोविंसों को टोटल 292 मेंबर्स चुन करके भेजने थे फॉर द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली। तो जैसे आज राज्यसभा के लिए सदस्य चुन करके भेजे जाते हैं, तो वो उन एमएलएज में से ही चुन के भेजे जाते हैं और एमएलएज का पता रहता है कि कहाँ से किस स्टेट से कितने सदस्य चुन के आके आएंगे। तो वो पॉपुलेशन के आधार पे बनाया जाता है कि किस स्टेट से कितने सदस्य चुन के आएंगे। तो टोटल सदस्यों की संख्या जो थी वो थी 292 मेंबर्स टोटल चुन के आने वाले थे, जो ब्रिटिश रूल प्रोविंसेस थे 17 उसमें से। तो इनका चुन के आना था और 93 सीट्स जो थे वो दे दिए गए थे प्रिंसली स्टेट्स को, कि प्रिंसली स्टेट्स के मेंबर्स के रूप में 93 को रखा जाएगा कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में। और 4 जो सीट्स थे वो चीफ कमिश्नर प्रोविंसेस थी 4, जैसे मेट्रोपॉलिटन सिटीज़ हैं आजकल, उस तरह बंगाल, दिल्ली, मद्रास ऐसे करके 4 प्रोविंसेस थे वो, जिनको हम लोग चीफ कमिश्नर प्रोविंसेस कहते हैं। वहाँ से 4 सदस्य आने वाले थे। तो टोटल जो मेंबर्स की संख्या थी वो 292, 93 प्लस 4 298 मेंबर्स, 398 मेंबर्स ये चुन करके आने वाले थे कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में। तो द सीट्स इन प्रोविंस वर डिस्ट्रीब्यूटेड अमंग द 3 मेन कम्युनिटीज।
मुस्लिम, सिख एंड जनरल इन द प्रपोर्शन टू देयर रिस्पेक्टिव पॉपुलेशन। अब पहला वाला तो आप लोग समझ गए होंगे कि 17 प्रोविंसेस थे, जहां पर ऑलरेडी जैसे आज स्टेट में एमएलएस होते हैं उस तरह वहां पर एमएलएस थे, जिनको हम लोग प्रोविंशियल लेजिस्लेटिव असेंबली का सदस्य कहते थे, और ये 1935 के एक्ट के अनुसार चुन करके आए हुए थे पहले से। अब इन्हीं सदस्यों को अपने ही में से जो सदस्य थे उनमें से ही चुन करके सदस्यों को कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के लिए भेजना था। तो इनकी संख्या होने वाली थी 292, जो 17 थे ब्रिटिश डायरेक्ट रूल में प्रोविंस, 17 प्रोविंस थे जो डायरेक्ट ब्रिटिश रूल में थे, उनको भेजना था 292, और 93 जो है प्रिंसली स्टेट्स को भेजना था, और 4 जो है वो चीफ कमिश्नर प्रोविंस को भेजना था। और दूसरा पॉइंट हम लोग देखेंगे, द सीट्स इन ईच प्रोविंस। अब 17 प्रोविंस था, अब उसमें से एक कोई प्रोविंस को आप देखेंगे तो द सीट इन ईच प्रोविंस वेयर डिस्ट्रीब्यूटेड अमंग द 3 मेन कम्युनिटीज। एक जो प्रोविंस था, कोई भी एक प्रोविंस ले सकते हैं आप, कि मान लीजिए कि एक प्रोविंस की जनसंख्या है 1 करोड़, मान लीजिए कि 1 करोड़ एक प्रोविंस की जनसंख्या है, तो उसको कितना सीट अलॉट होगा इसके अनुसार 10 लाख पर 1 सीट, तो 1 करोड़ पर कितने हो जाएंगे 10 सीट्स, 10 सीट्स हो जाएंगे, 1 करोड़ पे 10 सीट्स हो जाएंगे। अब इन 10 सीट्स पे ये विभाजन होगा, द सीट्स इन ईच प्रोविंस, ये एक प्रोविंस है 1, ये एक प्रोविंस की बात हो रही है, ऐसे 17 प्रोविंस थे, ये एक प्रोविंस की बात हो रही है। मान लीजिए कि एक प्रोविंस जो है 17 में से कोई एक ले लेते हैं हम लोग, तो उस एक प्रोविंस में 1 करोड़ पॉपुलेशन है, तो इसके अनुसार 10 सीट्स निकल करके आएंगी, एक सीट पे 10 लाख, तो 1 करोड़ पे 10 सीट्स निकल के आ गई। अब कहा जा रहा है कि ईच प्रोविंस वेयर डिस्ट्रीब्यूटेड अमंग 3 मेन कम्युनिटीज। अब इसको 3 मेन कम्युनिटीज में डिवाइड करना है, मुस्लिम, सिख और जनरल। मुस्लिम सिख तो समझ में आ रहा है, इनको हटा दिया जाए तो जितने बच्चे सब जनरल, तो मुस्लिम, सिख और जो बचे वो जनरल, तो इनमें डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। कैसे? तो मान लीजिए कि 10 सीट है, तो एक सीट के लिए एक मान लीजिए कि 50 लाख मान लीजिए वहां पर जनरल है, जनरल, तो उनको कितने सीट मिलेगी? उनको मिल जाएंगे 5 सीट्स मिल जाएंगे। मान लीजिए कि 30 लाख मुस्लिम है, तो उनको कितना मिलेगा? 3 सीट्स, और 20 लाख सिख है, तो उनको मिल जाएगा 2 सीट, टोटल हो जाएगा 10 सीट। तो इस तरह से डिवीजन हो जाएगा ऑन द बेसिस ऑफ पॉपुलेशन, कि अगर 50 लाख जनरल है तो उनको 5 सीट, अगर 30 है तो 3 सीट, 20 है, 20 लाख हैं तो 2 सीट, यानी कि 1 करोड़ पॉपुलेशन पे उनको 10 सीट उस प्रोविंस को टोटल दिए जा रहे हैं, और उसमें इस तरह से डिवीजन हो जाएगा ऑन द बेसिस ऑफ देयर रिलीजन, कि जनरल को 5 और मुस्लिम्स को 3 और सिक्स को भी 2 सीट्स। तो इस तरह से ये डिवीजन हुआ। उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा क्लियरली। द मेंबर्स ऑफ ईच कम्युनिटी इन द प्रोविंशियल लेजिस्लेटिव असेंबली एलेक्ट देयर ओन रिप्रेजेंटेटिव। अब कोई बाहर से कोई रिप्रेजेंटेटिव नहीं आने वाला था, जो प्रोविंस में जो एक्ट 1935 का था उसके अनुसार जो चुनाव हुआ था, इलेक्शंस हुए थे, जिसमें पब्लिक ने एमएलएस को चुन करके भेजा था प्रोविंस में। अब ये जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के सदस्य होंगे, ये इन्हीं सदस्यों में से चुन के जाएंगे। जैसे राज्यसभा में होता है कि स्टेट असेंबली से ही चुन के लोग जाते हैं राज्यसभा में, ठीक वही चीज यहां पर भी था कि उसी तरह मेंबर्स को चुन करके इनको भेजना था इन द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली। अब कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली को थोड़ा देर के लिए हम लोग राज्यसभा मान लें, तो जिस तरह से
हर स्टेट से लोग चुन करके राज्यसभा में आते हैं, ठीक वही बात थी कि वो राज्यसभा नहीं होकर कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली है, और उस कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के लिए 292 जो सदस्य थे, वो 17 जो प्रोविंसेस थे वहाँ से चुन करके आने वाले थे। तो कहीं बाहर से उनको नहीं चुनना था, वो उन्हीं सदस्यों में से चुन करके आने वाले थे जो ऑलरेडी पब्लिक के द्वारा चुने गए थे। यानी कि ये इनडायरेक्ट पब्लिक चुन रही थी, यानी पब्लिक जो रिप्रेजेंटेटिव को चुनी हुई थी, उन रिप्रेजेंटेटिव में से ही लोग चुन करके वहाँ कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में जा रहे थे। तो द मेंबर्स ऑफ ईच कम्युनिटी इन द प्रोविंशियल लेजिस्लेटिव असेंबली elect their own representative, कहीं बाहर से नहीं आ रहे थे, वही रिप्रेजेंटेटिव थे जो ऑलरेडी पब्लिक के द्वारा चुने गए थे, बाय द मेथड ऑफ प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन विथ सिंगल ट्रांसफर वोट। अब इसको हम लोग जब इलेक्शन के तरीकों के बारे में जानेंगे, मेथड ऑफ इलेक्शन पढ़ेंगे जब हम लोग, तो इसको हम लोग समझेंगे कि प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन कैसे होता है और सिंगल ट्रांसफरेबल वोट कैसे दिए जाते हैं, उसको हम लोग समझेंगे। तो इतना समझ लीजिए कि वो मेंबर्स जिनको पब्लिक ने चुन करके इन प्रोविंसेस में बैठाया था, उन्हीं में से कुछ सदस्यों को, यानी कुछ मतलब टोटल 292 सदस्यों को, मेंबर्स को जाना था इन द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली। द मेथड ऑफ सिलेक्शन इन द प्रिंसली स्टेट वाज टू बी डिटरमाइंड बाय कंसल्टेशन। और जो प्रिंसली स्टेट में चुने जाने थे 93 मेंबर्स, उनको छोड़ दिया गया कि आप अपने कंसल्ट करके अपने आपस में और 93 मेंबर्स को इन कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली भेज दीजिए। तो ये पूरा एक मेथड ब्रिटिशर्स ने भेजा उस समय टू फॉर्म द कैबिनेट कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली, और इसको हम लोग कैबिनेट मिशन के नाम से जानते हैं। तो उम्मीद है बच्चों कि आपको समझ में आया होगा। तो दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, लाइक कीजिए वीडियो को और सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू। Hello children, myself Jagdamba Singh welcomes you all in political science class. We are continuing chapter number 1, which is Constitution Why and How, and this is the fourth part. इससे previous वीडियो में हम लोगों ने देखा था कि how the Indian Constitution was made, और इसमें हम लोगों ने कैबिनेट मिशन के बारे में देखा था कि प्लान भेजा ब्रिटेन से, और वो कैबिनेट मिशन के नाम से आया, और उसमें वो सारे चीज़ें दी गई थी कि कैसे कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली जो होगी, कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली, उसके जो मेंबर्स होंगे उनको कैसे इलेक्ट किया जाएगा। तो ये प्रोसेस तो समाप्त हो गया, इसको हम लोगों ने अच्छी तरह से समझ लिया। अब आज हम लोग समझेंगे कि कंपोजिशन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली, कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के कंपोजिशन को आज हम लोग समझेंगे। तो आइए शुरू करते हैं इसको। The members who were elected from the territories which fell under Pakistan were dismissed from the Constituent Assembly. अब जैसे कि मैंने इससे प्रीवियस वीडियो में बताया था कि 1940 ये तय हो गया था कि कौन से मेंबर्स कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में जाएंगे, और ये डिवीज़न के पहले की बात थी। और 1947 में जब डिवीज़न हो गया, तब ये बातें सामने आई कि जो एरियाज चले गए हैं पाकिस्तान में, वहाँ से जो मेंबर्स चुन के आए हुए हैं उनको यहाँ से अलग करना पड़ेगा। तो द मेंबर्स हु वर इलेक्टेड फ्रॉम द टेरिटरीज विच फेल्ड अंडर पाकिस्तान वर डिसमिस्ड फ्रॉम द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली। उनको इंडियन कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली जो थी उससे हटा दिया गया, उससे एक्सप्लेल्ड कर दिया गया। द नंबर ऑफ मेंबर्स इन द असेंबली वर रिड्यूस्ड टू 299। और इंडियन जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली थी, जो पहले जब साझा थी ये बिफोर द पार्टीशन, तो उस समय 389 मेंबर्स थे इसके। अब ये मेंबर्स घट के 299 हो गए, यानी कि 90 मेंबर्स जो है उनको अलग कर दिया गया, क्योंकि वो टेरिटरीज उन टेरिटरीज से आते थे जो पाकिस्तान में अब चला गया था आफ्टर द पार्टीशन। तो द कॉन्स्टिट्यूशन वाज अडॉप्टेड ऑन 26 नवंबर 1949। 1949 को 26 ऑफ नवंबर 1949 को कॉन्स्टिट्यूशन बनकर तैयार हो गया, और उसको हम लोगों ने अडॉप्ट कर लिया। 284 members were actually present on 24 January 1950 and appended their signatures to the constitution as finally passed.
अब 24 जनवरी 1950 को 284 मेंबर्स आउट ऑफ 299 मेंबर्स कितने प्रेजेंट थे, 284 मेंबर्स, इन लोगों ने सिग्नेचर बनाया और कॉन्स्टिट्यूशन को पास कर दिया गया कि इतने मेंबर्स की सहमति से इसे पास किया जा रहा है, और उन लोगों ने अपने सिग्नेचर्स बनाए। द कॉन्स्टिट्यूशन कम इनटू फोर्स ऑन 26 जनवरी 1950, और उन्हें 26 जनवरी 1950 से कॉन्स्टिट्यूशन को एग्जीक्यूट कर दिया गया एज अ कॉन्स्टिट्यूशन फॉर द इंडियन सिटीजन्स। तो ये एक टाइमलाइन रही, और किस तरह से मेंबर्स की संख्या कम हो गई उसको हम लोगों ने समझा। आइए अब समझते हैं हम लोग कि कंपोजिशन किस तरह से था, कि कितने असेंबली में मेंबर्स जो थे वो कहाँ से चुन करके आए हुए थे। द कॉन्स्टिट्यूशन वॉज फ्रेम्ड अगेंस्ट द बैकड्रॉप ऑफ हॉरिडियस वायलेंस। ये वही दौर था जब चारों तरफ वायलेंस थी पार्टीशन के समय, खास करके पंजाब की तरफ और बंगाल की तरफ, कुछ दिल्ली में भी, इन जगहों पे बहुत ज़्यादा वायलेंस देखने को मिल रहा था, और पूरा कंट्री इससे प्रभावित था उस समय। और जो माइग्रेशन हो रहे थे दोनों तरफ से बॉर्डर्स पे, उसके कारण काफ़ी कुछ उस समय बदल रहा था। ऐसे वायलेंस और बदलते हुए माहौल में हमारे जो फ्रेमर्स थे कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के, जिन्होंने कॉन्स्टिट्यूशन को फ्रेम करने की जिम्मेवारी ली हुई थी, उनके ऊपर एक बहुत बड़ा बर्डन आ गया था कि ऐसे सिचुएशन में उनको कॉन्स्टिट्यूशन को फ्रेम करना था। It is a tribute to the framers that they were not only able to draft a constitution under pressure but also learned the right lesson from the violence। और ये हम लोग उनको बहुत धन्यवाद देते हैं कि वैसे सिचुएशन में भी उन लोगों ने अपने आप को बिल्कुल कंट्रोल में रखा और किसी भी इमोशंस में नहीं आए, और एक जिम्मेवारी के साथ उन्होंने एक अच्छा कॉन्स्टिट्यूशन बनाया। और कॉन्स्टिट्यूशन बनाने के दौरान उन्होंने इससे इंस्पिरेशन भी लिया कि आखिर वो क्या चीज़ें हैं जो इन वायलेंस के पीछे है। तो इससे एक सबक लेकर के उन सबक के आधार पे भी कुछ चीज़ें डालने की कोशिश उन्होंने कॉन्स्टिट्यूशन में किया। तो देयर वाज अ सीरियस अटेम्प्ट टू मेक द असेंबली रिप्रेजेंटेटिव बॉडी, और उन्होंने ये समझा कि जब तक कॉन्स्टिट्यूशन में सभी वर्गों की का रिप्रेजेंटेशन सही से नहीं होगा, तब तक एक बैलेंस सोसाइटी में नहीं बन पाएगी। इसलिए उन्होंने कोशिश की कि जो कॉन्स्टिट्यूशन वो फ्रेम कर रहे हैं उसमें ऐसे प्रावधान डाले जाए ताकि सभी वर्गों के का रिप्रेजेंटेशन जो है वो बैलेंस्ड वे में हो। द मेंबर्स ऑफ ऑल रिलीजन्स वर गिवन रिप्रेजेंटेशन, और सभी रिलीजन के लोगों के लिए रिप्रेजेंटेशन उस कॉन्स्टिट्यूशन में उन्होंने स्थान दिया उनको। द असेंबली हैज 28 मेंबर्स फ्रॉम द शेड्यूल कास्ट। उन्होंने जाति को भी बहुत नज़दीक से समझा था और देखा था कि वहाँ पर भी एक डाइवर्सिटी है, एक ऊंच नीच वाली भावना वहाँ पर भी है, और ये सोसाइटी में चारों तरफ व्याप्त है। इसलिए उन्होंने कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में जो है 28 मेंबर्स को शेड्यूल कास्ट से लिया था। ये एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ थी, और खुद डॉक्टर भीमराव अंबेडकर एक शेड्यूल कास्ट को बिलोंग करते थे और उनको ही अध्यक्ष बनाया गया था कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली का। तो ये सारी चीज़ें ये बताती हैं कि एक जिम्मेवारी ली गई कि सबके रिप्रेजेंटेशन उस कॉन्स्टिट्यूशन में उभर करके सामने आए। अगर ये रिप्रेजेंटेशन नहीं आएगा तो कहीं से वो बैलेंस गड़बड़ हो सकता है सोसाइटी का। ये चीज़ों को उन्होंने भापा जब ये वायलेंस हो रहे थे, उससे उन्होंने बहुत अच्छा एक सबक लिया इन चीज़ों के लिए। In terms of political parties, the Congress dominated the assembly, occupying as many as 82% of the seats in the assembly after the partition। जब ये पार्टीशन हुआ उसके बाद जो मेंबर्स थे वो 299 रह गए थे, और इनमें कांग्रेस पार्टी का डोमिनेशन ज़्यादा था, और करीब 82% जो मेंबर्स थे दे वर बिलोंग टू कांग्रेस पार्टी। और भी पार्टियों के थे सदस्य, लेकिन उनकी संख्या कम थी, और कांग्रेस के जो सदस्य थे उनकी संख्या ज़्यादा थी। लेकिन जैसा कि हम लोगों ने पढ़ा है इसी क्लास में कि जो
कांग्रेस थी उसकी बनावट इस तरह की थी कि उसमें सारे लोग इंक्लूसिव थे, यानी हर जाति हर वर्ग के लोग उसमें शामिल थे। तो ऐसे लीडर्स थे जो सारे वर्गों से उसमें आ रहे थे। तो ऐसा नहीं था कि कांग्रेस डोमिनेट कर रही थी तो वो बातें एक पक्षीय हो जाए, ऐसी बात बिल्कुल भी नहीं थी। बिल्कुल पूरे सारे लोगों को उसमें शामिल किया गया और इस बात का विशेष ध्यान दिया गया कि शेड्यूल कास्ट और रिलीजन के बेस पे कहीं कोई डिफरेंसेस ना रह जाएं और उनको रिप्रेजेंटेशन पूरी तरह से कॉन्स्टिट्यूशन में मिले। इसके लिए जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के मेंबर्स थे वो इसके लिए हमेशा कोशिश करते रहे और अंत में उन्होंने एक अच्छा कॉन्स्टिट्यूशन बना के इंडियंस के लिए दिया। तो उम्मीद है बच्चों आपको कॉम्पोजिशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली समझ में आया होगा। तो दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, इसको लाइक कीजिए और सब्सक्राइब करना मत भूलिए। थैंक यू। हेलो चिल्ड्रन, myself Jagdamba Singh welcomes you all in political science class. We are continuing chapter number 1 which is constitution why and how, and this is the 5th part. इससे प्रीवियस क्लास में हम लोगों ने डिस्कस किया था कि कंपोजिशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली किस प्रकार की थी, और आज हम लोग जो टॉपिक देखने वाले हैं वो है द प्रिंसिपल ऑफ डेलिब्रेशन। डेलिब्रेशन का अर्थ होता है विवेचना, और एक डेमोक्रेटिक कंट्री में जहाँ कॉन्स्टिट्यूशन बनाने की बात हो रही हो वहाँ डेलिब्रेशंस जो हो रहे हैं वो निश्चित तौर पर डेमोक्रेसी में जो भी बातें होती हैं डिबेट्स और डिस्कशंस पे आधारित होती हैं। तो द प्रिंसिपल ऑफ डेलिब्रेशन को आज हम लोग देखेंगे कि वो तरीका क्या था और किस प्रकार से सारी चीज़ें सामने निकल के आ रही थी। तो द ऑथोरिटी ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली कम फ्रॉम, जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बनी थी उसकी ऑथोरिटी इस बात पे निर्भर करती थी कि द प्रोसीड्योर एडॉप्टेड टू फ्रेम द कॉन्स्टिट्यूशन, कि उसको क्या प्रोसीड्योर अपनाया जा रहा है फॉर फ्रेमिंग द कॉन्स्टिट्यूशन। कॉन्स्टिट्यूशन के फ्रेमवर्क को बनाने के लिए कौन से प्रोसीड्योर को अपनाया जा रहा है, वो पहली बात। और दूसरी बात है द वैल्यूज इट्स मेंबर ब्रॉट टू देयर डेलिब्रेशन, यानी कि उसमें जो पार्टिसिपेट कर रहे थे मेंबर्स, जो लोग कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के मेंबर्स थे, उनके डेलिब्रेशन का क्या वैल्यूज़ था, उसमें वो कौन सी वैल्यूज़ लेकर के आ रहे थे, ये बहुत इंपॉर्टेंट था। तो आज के डिस्कशन में हम लोग सेकेंड वाली पॉइंट को डिस्कस करने वाले हैं कि द वैल्यूज इट्स मेंबर ब्रॉट टू देयर डेलिब्रेशन। जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली थी उसमें जो मेंबर्स थे उनके, वो अपने डेलिब्रेशन में, अपने डिबेट्स में, अपने डायलॉग्स में, अपने डिस्कशंस में कौन से वैल्यूज़ को लेकर के आ रहे थे, उस पे आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। और ये पहला पॉइंट जो है द प्रोसेस एडॉप्टेड टू फ्रेम द कॉन्स्टिट्यूशन, इसको हम लोग अगले वीडियो में देखेंगे जिसमें हम लोग प्रोसीड्यूर को समझेंगे कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में। तो आइए हम लोग सेकेंड पॉइंट को डिस्कस करते हैं आज। एनी असेंबली दैट क्लेम्स टू बी रिप्रेजेंटेटिव नीडेड, कोई भी जो असेंबली है, किसी भी प्रकार की कोई भी असेंबली हो सकती है, यहाँ कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली की बात हो रही है, ऐसे किसी भी असेंबली के साथ ये होता है कि जो पार्टिसिपेट करते हैं उसमें फ्रॉम डाइवर्स सेक्शन ऑफ सोसाइटी। तो यहाँ जो भी कॉन्स्टिट्यूशन को डिराइव करना था, इसमें पूरे सोसाइटी इन्वॉल्व होने वाली थी। कोई एक पार्टिकुलर पार्टी या एक पार्टिकुलर चीज़ के विषय में कोई बातें नहीं हो रही थी, ये पूरे होल कंट्री की बात थी कि एक कॉन्स्टिट्यूशन का निर्माण करना था। वैसी स्थिति में जो पार्टिसिपेट थे उनको अलग सोसाइटी के अलग अलग क्षेत्रों से रहना जरूरी था, यानी कि सभी कोई सोसाइटी के एक वर्ग से या एक रिलीजन से या किसी एक ग्रुप से नहीं इस कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में आ सकता था। इसके लिए ये जरूरी था कि उनमें डाइवर्सिटी हो, यानी कि रिप्रेजेंटेशन देना है कॉन्स्टिट्यूशन का, तो हर वर्ग उसमें अपने आप को शामिल माने। इसके लिए ज़रूरी था कि जो उसमें पार्टिसिपेट करने वाले लोग थे उनका भी अलग अलग सोसाइटी से उसमें इन्वॉल्व होना जरूरी था। द पार्टिसिपेट मस्ट नॉट बी रिप्रेजेंटेटिव ऑफ देयर ओन आइडेंटिटी और कम्युनिटी। अब ये जो पार्टिसिपेट कर रहे थे कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में जो मेंबर्स थे, एक तो हो गया कि वो सोसाइटी के हर वर्ग से आना चाहिए, ऐसा नहीं हो कि कोई वर्ग छूट जाए,
कि उनका रिप्रेजेंटेशन ना हो पाए उस वर्ग का कॉन्स्टिट्यूशन में। दूसरी बात ये थी कि जो पार्टिसिपेंट उसमें हैं, जो उसके मेंबर्स हैं कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के, उनका रिप्रेजेंटेशन जो है वो सिर्फ अपने लिए, अपनी आइडेंटिटी पे या अपनी कम्युनिटी की आइडेंटिटी पे नहीं होना चाहिए। इसका क्या मतलब है कि अपनी इंडिविजुअल आइडेंटिटी वहां काम नहीं करेगी। आप देश के लिए एक संविधान का निर्माण कर रहे हैं तो आपको देश के बारे में सोचना होगा, देश के लेवल पे सोचना होगा, न कि आप अपने इंडिविजुअल लेवल पे या अपनी कम्युनिटी के लेवल पे सोचेंगे। अगर इस प्रकार की सोच होगी तो कॉन्स्टिट्यूशन का सही निर्माण नहीं हो सकता है। तो ये दो चीजें बहुत इंपॉर्टेंट थी। पहली कि जो उसके मेंबर्स हैं, उसमें पार्टिसिपेट करने वाले हैं कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में, उनका डाइवर्स ग्रुप से आना जरूरी है कि कोई वर्ग ऐसा ना हो जो छूट जाए और उसका रिप्रेजेंटेशन ना हो पाए कॉन्स्टिट्यूशन में। तो सारे वर्गों का रिप्रेजेंटेशन कॉन्स्टिट्यूशन में बिल्कुल नीडेड था, इसलिए ये जरूरी थी कि सारे जो हैं वो अलग अलग वर्गों से उसमें आए ताकि सबका रिप्रेजेंटेशन कॉन्स्टिट्यूशन में हो। दूसरी बात कि वो अपने इंडिविजुअल या अपनी कम्युनिटी की बात को नहीं सोचेंगे, उससे ऊपर उठना होगा उनको और नेशन के स्तर पे उनको सोचना होगा कि वो दे आर गोइंग टू बिल्ड अ कॉन्स्टिट्यूशन फॉर नेशन, नॉट फॉर हिज इंडिविजुअल और फॉर हिज कम्युनिटी। वो अपने कम्युनिटी या अपने लिए निजी तौर पे वो कॉन्स्टिट्यूशन का निर्माण नहीं कर रहा है, वो पूरे देश को रिप्रेजेंट करेगी ये कॉन्स्टिट्यूशन, इसलिए ही हैज टू थॉट अबाउट नेशन। तो ये दो बातें उन मेंबर्स में होनी जरूरी थी। तो ईच मेंबर deliberated upon the constitution, kept interest of the whole nation in mind। तो जैसा कि मैंने बताया कि पूरे नेशन की बात उसके दिमाग में होनी चाहिए, न कि वो अपने इंडिविजुअल इंटरेस्ट या अपनी कम्युनिटी के इंटरेस्ट के लिए वहाँ कॉन्स्टिट्यूशन में कुछ करने वाला हो या कोई प्रावधान लाने की बात हो या उनके फेवर में कहीं कोई बात कहनी हो। तो ये चीज़ें नहीं होनी चाहिए। ऐसा होना चाहिए था कि दे आर गोइंग टू कंट्रीब्यूट फॉर द नेशन, कि वो जा रहे हैं नेशन के लिए एक कॉन्स्टिट्यूशन को बिल्ड करने के लिए। तो वहाँ अपने निजी स्वार्थों को और अपनी कम्युनिटी के स्वार्थों को वो नहीं देखेंगे और देश की हित की बात वहाँ वो सोचेंगे। तो ये दो बातें बहुत इंपॉर्टेंट थी। देयर वर ऑफ्टन डिसएग्रीमेंट्स एंड डिफरेंसेस अमंग द मेंबर्स। ऐसी बात नहीं थी कि सबकी सोच एक ही प्रकार की थी, लेकिन मैक्सिमम ऑफ द मेंबर्स इसी माइंड के थे कि दे आर गोइंग टू बिल्ड अ कॉन्स्टिट्यूशन फॉर द नेशन, और वो एकदम डिवोशन के साथ उस कॉन्स्टिट्यूशन को बिल्ड करने में लगे हुए थे। लेकिन ऐसा बात नहीं है कि दे वर ऑफ्टन डिसएग्रीमेंट्स एंड डिफरेंसेस अमंग द मेंबर्स। मेंबर्स के अंदर बहुत सारे डिसएग्रीमेंट्स और डिफरेंसेस भी दिखाई दे रही थी, लेकिन बट दिस वर ट्रस्ट प्रोटेक्टिंग देयर ओन इंटरेस्ट। लेकिन ये उनके ओन इंटरेस्ट पे आधारित था। तो कितना भी डिवोटेड हो रहे थे, लेकिन कुछ सदस्य ऐसे थे उसमें जो अपना सेल्फ इंटरेस्ट भी उसमें कहीं ना कहीं ढूंढ रहे थे उन डिस्कशन और डिबेट्स में। तो लेकिन उनको कभी भी उठने का मौका नहीं दिया गया और सदस्यों के द्वारा उनकी बातों को बहुत इम्पॉर्टेंटली नहीं लिया गया और उनकी बातों से ऊपर देश को रखा गया। तो इन डिफरेंसेस को जो थी वो किन बातों पे थी, आइए उसको भी हम लोग अच्छी तरह से समझते हैं। तो बच्चों, डिफरेंसेस दोनों प्रकार की थी, कुछ रेलिवेंट थी और कुछ इरेलीवेंट थी। तो इरेलीवेंट को तो छोड़ दिया गया, लेकिन जो रेलिवेंट थी उन पे जम के चर्चा हुई और उसको हम लोग देखते हैं कि वो कौन से ऐसे क्वेश्चंस थे जो उस समय सामने आए। डिफरेंसेस ऑफ प्रिंसिपल। शुड इंडिया अडॉप्ट ए सेंट्रलाइज्ड और डिसेंट्रलाइज्ड सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट। इंडिया को सेंट्रलाइज सिस्टम अपनाना चाहिए कि डिसेंट्रलाइज सिस्टम अपनाना चाहिए, यानी स्टेट्स के इम्पोर्टेंस होने चाहिए या नहीं होने चाहिए, या सिर्फ एक केंद्र सरकार होनी चाहिए, इस पर डिस्कशन होना था। व्हाट शुड बी रिलेशन बिटवीन स्टेट एंड सेंटर। अगर स्टेट को भी इम्पोर्टेंस देना है तो क्या रिलेशन दोनों के बीच में, स्टेट और सेंटर के बीच में होना चाहिए, ये भी एक प्रश्न था। व्हाट शुड बी द पावर ऑफ जुडिशरी। जुडिशरी को कितना पावर दिया जाए और किस तरह से दिया जाए, ये एक जटिल प्रश्न था उस समय। और शुड द कॉन्स्टिट्यूशन प्रोटेक्ट
प्रॉपर्टी राइट कि क्या कॉन्स्टिट्यूशन को प्रॉपर्टी राइट देनी चाहिए, प्रोवाइड करनी चाहिए या नहीं। तो उस समय तो दिया गया, लेकिन बाद में फंडामेंटल राइट से इसको एबॉलिश कर दिया गया। तो वो भी हम लोग आगे चल के चर्चा करेंगे ये सब चीज़ों पे। तो कुछ ऐसे जटिल प्रश्न थे जिन पे जम के डिस्कशंस हुए, लेकिन जो इरेलीवेंट थे उनको छोड़ भी दिया गया। तो ऑलमोस्ट एवरी इशू लाइज एट द फाउंडेशन ऑफ द मॉडर्न स्टेट वॉज डिस्कस विद ग्रेट सोफिस्टिकेशन। तो बच्चों, ये जितने भी इश्यूज थे जो उन लोगों को लगा कि ये रेलिवेंट हैं और इन पे चर्चा होनी चाहिए, तो लगभग प्रत्येक आर्टिकल्स पे कॉन्स्टिट्यूशन के चर्चाएं हुई और खूब चर्चाएं हुई, और इनका रिकॉर्ड भी है, इनका विजुअलाइज रिकॉर्ड भी है। और उस समय ये इजाज़त दे दी गई थी कि पब्लिक भी बैठ के इन डिस्कशंस को सुन सकती है। तो ये भी चीज़ें प्रोवाइड की गई थी उस समय, और बहुत ही विवेकपूर्ण ढंग से इन सारी चीज़ों को समाधान के रूप में प्रस्तुत किया गया कि क्या चीज़ असल में डिबेट्स और डिस्कशन से निकल के आई, कि क्या चीज़ें अंत में इंट्रोड्यूस की जाए इन द कॉन्स्टिट्यूशन। ओनली ए प्रोविजन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन वॉज पास्ड विदाउट वर्चुअली एनी डिबेट। सिर्फ एक आर्टिकल, एक प्रावधान ऐसा था कॉन्स्टिट्यूशन का जिसको बिना किसी विवाद के, बिना किसी डिस्कशन के सर्वसम्मति से उसको ले लिया गया था, और वो था द इंट्रोडक्शन ऑफ यूनिवर्सल सफरेज, यानी कि वोट देने के अधिकार को, कि सारे लोग इसमें वोट देंगे, जो भी 21 ईयर्स से ऊपर हैं उनको वोट देने का अधिकार होगा। इस बात पे सब लोग सहमत है, और इस बात को निर्विरोध ढंग से कॉन्स्टिट्यूशन में शामिल कर लिया गया। तो बहुत सारे ऐसे प्रश्न थे, और लगभग हर आर्टिकल पे एक ज़बरदस्त बहस, एक ज़बरदस्त डिबेट देखने को मिली, और अंत में कंक्लूजन पे पहुंचते थे, और तब उनको फिर कॉन्स्टिट्यूशन में ऐड किया जाता था। बाय द ड्राफ्ट कमेटी जो होती थी वो ऐड करती थी उनको। तो हम लोग देख रहे हैं कि सिर्फ एक ऐसा प्रावधान था कि सब लोग जो 21 साल से ऊपर हैं, ऑल द सिटीजन्स विल परमिटेड टू वोट इन द इलेक्शंस। इसकी अनुमति, ये निर्विवाद ढंग से इसको ले लिया गया, और बाकी आर्टिकल्स पे जम करके बहस हुई। तो जो इनका सिलेक्शन करने का तरीका था कि आखिर वो कौन सी बात ऐसी थी जो दिखनी चाहिए, तभी माना जाएगा, उसको प्रूफ माना जाएगा कि हाँ इसको शामिल किया जाए। तो आइए उसको भी समझते हैं हम लोग कि कौन सी ऐसी बात थी जो होनी चाहिए थी हर आर्टिकल में। तो आइए समझते हैं बच्चों, प्रिंसिपल ऑफ पब्लिक रीजन। द कॉन्स्टिट्यूशन ड्रू इट्स अथॉरिटी फ्रॉम द फैक्ट दैट मेंबर्स of the constituent assembly engage in what one might call public reason। ये जो भी कॉन्स्टिट्यूशन ड्रॉ हो रहा था और उसमें जो अथॉरिटी बनाई गई थी, जो असेंबली बनाई गई थी, उसका मेन मकसद था कि वो पीपल्स के लिए एक कॉन्स्टिट्यूशन को फॉर्म करे। यानी कि कॉन्स्टिट्यूशन में जो भी चीज़ें शामिल की जाएंगी उसके पीछे एक सार्वजनिक कारण होना चाहिए। यानी कि ऐसा कारण होना चाहिए जो जिससे पूरे सिटीजन्स उससे रिलेट कर पाएँ, उससे अपना संबंध स्थापित कर पाएँ। ऐसा नहीं हो कि वो किसी समुदाय विशेष के लिए हो या किसी इंडिविजुअल के लिए हो। कहने का तात्पर्य यह है कि वो यूनिवर्सल होना चाहिए फॉर ऑल द सिटीजन्स, यानी कंट्री में रहने वाले सारे लोगों पे वो चीज़ें समान रूप से होनी चाहिए। तो द कॉन्स्टिट्यूशन ड्रॉज अथॉरिटी from the fact that the members of the constituent assembly engage in what might call public reason, और इसी को public reason कहा गया। The members of the assembly plays a great importance on discussion and reasoned argument। उसमें जो लोग शामिल थे वो जो भी बातें कहते थे उसके पीछे उनका एक reasoned argument होता था, एक विशेष कारण होता था उस आर्गूमेंट का, और उस विशेष आर्गूमेंट में एक सार्वजनिक रीज़न होना चाहिए, ये जरूरी थी। यानी कि जो भी वो कारण बता रहे हैं वो चीज़ें सबके लिए होनी चाहिए। रीजन्ड आर्गूमेंट जो होता है, मतलब वास्तविक आर्गूमेंट जो हो रहा है वो दे रहे हैं, उसमें एक वास्तविकता में एक सार्वजनिक चीज़ होनी चाहिए। यानी कि उसमें एक पब्लिक रीज़न
होना आवश्यक है। वो रीज़न ऐसा होना चाहिए जो कि सार्वजनिक हो। दे डिड नॉट सिंपली एडवांस देयर ओन इंटरेस्ट, उसमें वो अपना इंटरेस्ट इन्वॉल्व नहीं कर सकते, बट ग्रेव प्रिंसिपल्ड रीजन टू अनदर मेंबर फॉर देयर पोजीशन, और उसके लिए एक वास्तविक कारण जो कि सार्वजनिक कारण होना चाहिए वो उनको प्रस्तुत करना जरूरी था। यानी कि बिना जो भी आर्गुमेंट वो कर रहे हैं, मतलब कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के मेंबर्स जो भी आर्गुमेंट कर रहे हैं उसके पीछे जो लॉजिक दे रहे हैं उसमें कहीं ना कहीं सारे सिटीजन्स होने चाहिए। द वेरी एक्ट ऑफ गिविंग रीजन टू अदर वाज मेड देम गो अलोंग विथ इट्स व्यू पॉइंट। जो भी वो रीजन दे रहे हैं उसके पीछे उनका अपना क्या सोच है, क्या लॉजिक है, ये बताना बहुत ज़रूरी था, और उसमें कहीं ना कहीं एक पब्लिक रीज़न दिखाई देनी चाहिए जो आर्गुमेंट वो कर रहे हैं। तो इस तरह से कहने का ये प्रिंसिपल ये कहता था कि जो भी आर्गुमेंट्स दिए जाने वाले थे या दिए जा रहे थे इन द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली, दे वर कनेक्टेड विद द पब्लिक रीजन्स, उनके पीछे कहीं ना कहीं कोई पब्लिक रीजन जरूर होता था। द डिबेट्स डिजर्व टू बी मेमोराइज्ड एज वन ऑफ द मोस्ट सिग्निफिकेंट चैप्टर इन द हिस्ट्री ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। ये जो डिबेट और डिस्कशंस हुए कि कैसे कॉन्स्टिट्यूशन बनेगा, और हर आर्टिकल पे जो डिस्कशंस, लंबी लंबी डिस्कशंस चली, ये इस बात को बताती हैं, और ये एक यादाश्त के रूप में है, हिस्टोरिकल मेमोरी है ये, कि कितने संघर्ष के बाद, कितने डिबेट और डिस्कशंस के बाद उन मुद्दों पे सहमति बनी जो आज हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का अंग है। तो बच्चों, उम्मीद है आपको समझ में आया होगा। तो दोस्तों के साथ शेयर कीजिए इसको, लाइक कीजिए वीडियो को और सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू। हेलो चिल्ड्रन, माई सेल्फ जगदम्बा सिंह welcomes you all in political science class. We are continuing chapter number 1, which is constitution, why and how, and this is part. इससे प्रीवियस वीडियो में हम लोगों ने देखा था द प्रिंसिपल ऑफ डेलिब्रेशन, और आज हम लोग देखने वाले हैं प्रोसीड्यूर टू फ्रेम द कॉन्स्टिट्यूशन। तो आइए शुरू करते हैं। द इम्पॉर्टेंस ऑफ पब्लिक रीजन वॉज एम्फेसाइज्ड इन द प्रोसीड्यूर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली। इससे प्रीवियस वीडियो में हम लोगों ने देखा था कि पब्लिक रीज़न होना चाहिए। हर जो आर्टिकल है उसके पीछे एक पब्लिक रीज़न होना चाहिए जो सब सिटीजन्स उससे कनेक्ट कर पाएँ अपने आप को। तो द इम्पॉर्टेंस ऑफ पब्लिक रीजन वाज एम्फेसाइज इन द प्रोसीड्यूर ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली। तो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली जो बन रहा था उसमें पब्लिक रीजन को बहुत इंपॉर्टेंस दिया गया था, ये हम लोगों ने जाना है। द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली हैज़ 8 मेजर कमिटीज ऑन डिफरेंट सब्जेक्ट। अलग अलग सब्जेक्ट्स थे और ऐसे 8 सब्जेक्ट्स पे अलग अलग कमिटियाँ गठित हुई थी फॉर इन द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली। यानी कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली को 8 भागों में डिवाइड कर दिया गया था और सबको अलग अलग काम दिए गए थे। जवाहरलाल नेहरू, राजेंद्र प्रसाद, सरदार पटेल एंड डॉक्टर भीमराव अंबेडकर चेयर्ड दिस कमिटीज। इन कमिटीज़ के को चेयर करने वाले लोग जो थे वो नेहरू जी थे, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे, सरदार पटेल थे, भीमराव अंबेडकर थे। ऐसे कुछ जाने माने जो लीडर्स थे वो इनको, इन 8 कमिटीज़ जो बनी थी इनको चेयर कर रहे थे, यानी कि उनके हेड बनाए गए थे। इन लोगों को हेड बनाया गया था। These were not men who agreed with each other on many things। जैसे कि इन 4 लोगों का जिक्र यहाँ है। इन 4 लोगों के बारे में हम लोग बहुत अच्छी तरह से जानते हैं कि जवाहरलाल नेहरू कौन थे, राजेंद्र प्रसाद कौन थे, सरदार पटेल कौन थे, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर कौन थे। इनके बारे में हम लोग बहुत सुने हैं, बचपन से ही सुने हैं। तो ये जो थे इनकी विचारधाराएं भी अलग अलग थी। हर चीज़ पे ये एक दूसरे से सहमत नहीं होते थे, उसमें कॉन्ट्राडिक्शन देखने को मिलता था इश्यूज पे। तो देयर वाज नॉट मैन हु एग्रीड विथ ईच अदर ऑन द मैनी थिंग्स। बहुत सारे ऐसे इश्यूज हो जाते थे जिन पे ये लोग एक दूसरे से एग्री नहीं करते थे। अंबेडकर हैज़ बीन बिटर क्रिटिक ऑफ कांग्रेस एंड गांधी। अंबेडकर जी कांग्रेस और गांधी
जी के बहुत बड़े क्रिटिक्स माने जाते हैं, एक्यूजिंग देम फॉर नॉट डूइंग इनफ फॉर द अपलिफ्टमेंट ऑफ द शेड्यूल कास्ट। और शेड्यूल कास्ट के को जितना अपलिफ्ट करना चाहिए था, उनका मानना यह था कि गांधी जी और कांग्रेस उतना ध्यान शेड्यूल कास्ट के उत्थान में नहीं लगा रही है। और बहुत सारे ऐसे इश्यूज होते थे जिनको लेकर के इनका और कांग्रेस और गांधी जी के बीच में मतभेद हुआ करता था। तो गांधी जी के ये एक बहुत बड़े क्रिटिक माने गए हैं। गांधी जी ने शेड्यूल कास्ट के लिए एक वर्ड का प्रयोग किया था और वो था हरिजन। हरिजन का मतलब होता है चिल्ड्रन ऑफ गॉड। तो इन्होंने प्रश्न उठाया था कि वी आर द चिल्ड्रन ऑफ गॉड, देन ऑल अदर्स आर चिल्ड्रन ऑफ डेविल। तो इस तरह का कॉन्ट्राडिक्शन गांधी जी और अंबेडकर जी में देखने को मिला। और कांग्रेस के साथ भी उनका कई इश्यूज पे, खास करके शेड्यूल कास्ट के अपराइजिंग को लेकर के उनमें मतभेद हमेशा रहा, जो कि पूना पैक्ट में भी, सेकेंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में भी हम लोगों ने हिस्ट्री में पढ़ा है कि सेकेंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में भी अंबेडकर जी ने विरोध किया था गांधी जी का, और फिर यहाँ आने के बाद पूना समझौता हुआ। तो ये सारी चीज़ें अंबेडकर जी के साथ बनी रही, क्योंकि वो समझते थे कि जितना अपलिफ्टमेंट इनका हो सकता है शेड्यूल कास्ट का, वो शायद नहीं किया जा रहा है या नहीं हो पा रहा है। पटेल एंड नेहरू डिसएग्रीड ऑन मेनी इश्यूज बट दे ऑल वर्क टुगेदर। और पटेल जी और नेहरू जी के बीच भी कई छोटे छोटे इश्यूज को लेकर के कॉन्ट्राडिक्शन था उनके सोच में, मतभेद दिखाई देते थे, सोच में अंतर दिखाई देता था नेहरू जी का और पटेल जी का। लेकिन इन सारे कॉन्ट्राडिक्शन के बावजूद ये एक बहुत बड़ी बात थी कि जब नेशन स्तर पे ये लीडर्स सोचते थे तो ये सारे कॉन्फ्लिक्ट इनके ख़त्म हो जाते थे आपस के, और एक किसी पॉइंट पे ये लोग जरूर एग्री होते थे कि नहीं, ऐसा किया जाए तो सही रहेगा। तो सारे मतभेद को भुला करके भी इन लोगों ने कॉन्स्टिट्यूशन को बनाने का काम किया, और ये एक बहुत बड़ी उपलब्धि थी इंडियंस के लिए भी। तो आइए अब देखते हैं हम लोग कि वो क्या प्रोसीड्यूर था जो अपनाया गया फॉर फ्रेमिंग द कॉन्स्टिट्यूशन। ईच कमिटी यूजुअली ड्राफ्टेड particular provisions of the constitution which were the subject to debate by the entire assembly। जो provisions होते थे उनको पहले ड्राफ्ट किया जाता था by the draft committee, और फिर उनको असेंबली में, कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में भेजा जाता था फॉर आर्गूमेंट एंड डिबेट्स। और तब उस पर आर्गूमेंट्स और डिबेट्स होते थे, और एक निष्कर्ष पे पहुंचा जाता था कि इस प्रावधान को, इस प्रोविज़न को शामिल किया जाए या उसमें कोई संशोधन की ज़रूरत है ना, और उसमें कोई किसी प्रकार का कोई चेंजेस लाना है तो वो लेके आ सकते हैं, या उस पर किसी का कोई प्रश्न हो। तो तमाम चीज़ें वहाँ पर डिस्कस होती थी जब ड्राफ्ट कमेटी किसी प्रोविज़न को ड्राफ्ट करके कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के पटल पे रखती थी। यूजुअली एन अटेम्प्ट वाज मेड टू रीच ए consensus with the brief that provision agreed by all would not be detrimental to any particular interest। ये बहुत ज़रूरी चीज़ था ये देखना कि जो कॉन्सेंस और बिलीफ्स प्रोविज़न में एग्रीड हो रहे थे जिस पे लोग, वो जो है कहीं किसी के अहित तो नहीं हो रहा है उससे। ये चीज़ें देखना बहुत ज़रूरी था कि जो प्रोविज़न्स लेकर के आए जा रहे हैं कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में और जिन पे बहस हो रही है, उससे किसी का अहित होने वाला तो नहीं है, किसी को कुछ नुकसान तो नहीं होगा। इन बातों पर विशेष ध्यान दिया जाता था। सम प्रोविजंस वेर सब्जेक्ट टू वोट। और जब कुछ लोग कह रहे हैं कि इसमें ऐसे संशोधन की ज़रूरत है या इसको नहीं रखना चाहिए, या ज़्यादातर लोग कह रहे हैं कि नहीं इसको रखना चाहिए, तो ऐसी स्थिति में वोटिंग्स भी होती थी। बहुत सारे प्रोविजंस के ऊपर वोटिंग करा ली जाती थी कि मैक्सिमम ऑफ द वोट्स आर इन फेवर और इन फेवर में है या नहीं है, ये देख लिया जाता था। तो वोटिंग की भी प्रक्रिया होती थी बहुत सारे प्रोविजंस के साथ। एवरी सिंगल आर्गूमेंट, क्वेरी एंड कंसर्न वेर रिस्पॉन्डेड विथ ग्रेट केयर एंड इन राइटिंग। जो भी आर्गूमेंट्स होते थे और जो उनके प्रश्न होते थे या कुछ चिंताएं उनकी होती थी, इन सबको बहुत ध्यान इन पे दिया जाता था और इनको हर पॉइंट्स को लिखा जाता था, उसको इन रिटन वो सारी चीज़ें होती थी।
ऐसा नहीं कि वर्बल केवल बोला जा रहा है, जो आर्गुमेंट्स हो रहे हैं या कुछ क्वेश्चंस एराइज हो रहे हैं उस आर्गुमेंट पे, या फिर कुछ चिंताएं हैं जो असेंबली के मेंबर्स हैं उनकी उस प्रोविज़न को लेके, तो वो सारी चीज़ों को लिखा जाता था। द असेंबली मीट फॉर 166 डेज, और इतनी जद्दोजहद के बाद, इतने आर्गुमेंट्स और सारे चीज़ होने के बाद विश्व का सबसे बड़ा संविधान जो है वो तैयार हुआ। और द असेंबली मीट फॉर 166 डेज, और 166 डेज इनकी बैठक हुई जिसमें ये पूरा कॉन्स्टिट्यूशन बन करके तैयार हुआ। स्प्रेड ओवर 2 years and 11 months, और ये वर्किंग डेज था 166, और पूरा समय जो लगा वो 2 years 11 months इसमें स्पेंड हुए टू फ्रेम द कॉन्स्टिट्यूशन। इट्स सेशंस वेर ओपन टू द प्रेस एंड द पब्लिक अलाइक, और इसके जो भी सेशंस चलते थे उसको पब्लिक के लिए और मीडिया के लिए ओपन रखा जाता था। तो उस समय भी इतनी डेमोक्रेटिक वे में सब चीज़ें की गई, ये एक बहुत बड़ी बात थी कि अभी अभी इंडिपेंडेंस मिला था और उसके बाद कॉन्स्टिट्यूशन को फ्रेम करना था। हालात भी अच्छे नहीं थे, दंगे फसाद हो रहे थे, और ऐसे माहौल में कॉन्स्टिट्यूशन को कंस्ट्रक्ट किया गया और सबके रिप्रेजेंटेशन को भी उसमें शामिल किया गया, सारे मुद्दों पर ध्यान दिया गया। तो ये एक बहुत बड़ा अचीवमेंट था इंडियंस के लिए। तो बच्चों, उम्मीद है आपको समझ में आया होगा। तो शेयर कीजिए दोस्तों के साथ, लाइक कीजिए वीडियो को और सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू। हेलो चिल्ड्रन, माई सेल्फ जगदम्बा सिंह welcomes you all in political science class. We are continuing chapter number 1, which is constitution why and how, and this is the 7th part. इससे previous video में we have discussed the procedure adopted by the constituent assembly to form the constitution, और आज के क्लास में हम लोग देखने वाले हैं inheritance of nationalist movement। तो आइए इसको शुरू करते हैं और समझने की कोशिश करते हैं। An assembly is diverse as the Constitution Assembly of the India could not have functioned if there was no background consensus on the main principle of the Constitution should enshrine। जो भी प्रिंसिपल कॉन्स्टिट्यूशन के द्वारा अडॉप्ट किए जाने थे फॉर कॉन्स्टिट्यूटिंग द कॉन्स्टिट्यूशन, वो जो प्रिंसिपल्स थे उनका कॉन्सेंसस जो था, उस पर जो सहमति थी वो बहुत पहले ही बन चुकी थी, क्योंकि इतना डाइवर्स हमारा सोसाइटी था और इतना डाइवर्स जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली हुई थी, बनी थी, वो भी काफ़ी डाइवर्स थी, और उसमें तमाम तरह के लोगों के जो अलग अलग सोशल ग्रुप्स थे उनका रिप्रेजेंटेशन उसमें इन्वॉल्व था। तो उसमें भी बहुत वेरिएशन था, बहुत डाइवर्सिटी थी उसमें। ऐसी स्थिति में जो प्रिंसिपल एडॉप्ट करने थे कॉन्स्टिट्यूशन के, वो उस समय फ्रेम आउट नहीं हो सकते थे, और जो भी प्रिंसिपल्स लिए गए वो कहीं ना कहीं उनके लिए कॉन्सेंसस जो है वो पहले ही बन चुका था। तो द प्रिंसिपल वाज फोर्स्ड ड्यूरिंग द लॉन्ग स्ट्रगल ऑफ फ्रीडम। जब फ्रीडम स्ट्रगल चल रहा था तो जो लीडर्स इसको लीड कर रहे थे उनके मन में ये विचार पहले से थी कि जब आज़ादी मिलेगी तो किस तरह का संविधान बनेगा या बनना चाहिए, ये उनके विचार पहले से थे। और ये पूरे जो स्ट्रगल के दौरान उन्होंने एक्सपीरियंस किए थे कि जिन बातों पे उनको अंग्रेज खराब लगते थे वो सारी चीज़ें उसमें इन्वॉल्व की गई थी। जैसे सपोज़ लिबर्टी नहीं थी उस समय, फ्रीडम ऑफ स्पीच नहीं था। तो ये तमाम चीज़ें जो भी प्रिंसिपल्स के रूप में अडॉप्ट की गई कॉन्स्टिट्यूशन में, उसकी कमी उनको महसूस हुई ड्यूरिंग द ब्रिटिश गवर्नमेंट। तो फ्रीडम के समय जब वो स्ट्रगल कर रहे थे तो उन लोगों ने कहा कि इन चीज़ों को हम लोग जरूर शामिल करेंगे इन आवर कॉन्स्टिट्यूशन। ये बातें पहले से कॉन्सेंस बनने लगे थे फॉर द कॉन्स्टिट्यूशन। ड्यूरिंग ड्राफ्टिंग द कॉन्स्टिट्यूशन, द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली वाज गिविंग concrete shape to form the principle it has inherited from the nationalist movement। जो ये nationalist movement से जो इंस्पिरेशंस आए हुए थे प्रिंसिपल के लिए, जो प्रिंसिपल्स उनको कॉन्स्टिट्यूशन में लेने थे, ये ड्यूरिंग फ्रीडम स्ट्रगल आए। तो जो नेशनलिस्ट मूवमेंट था उसमें से
ये निकल करके सामने आए, ये सारे प्रिंसिपल्स। और ड्यूरिंग ड्राफ्टिंग ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, जब इसको ड्राफ्ट किया जा रहा था, कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली जब बन गई और उस कॉन्स्टिट्यूशन की ड्राफ्टिंग शुरू हो गई, तो बस इन प्रिंसिपल्स को एक कॉन्क्रीट शेप दिया जा रहा था। यानी ये प्रिंसिपल पहले से एग्जिस्ट करती थी इन द माइंड्स ऑफ द फ्रीडम लीडर्स। जो फ्रीडम के लीडर्स थे उनके दिमाग में कहीं ना कहीं ये प्रिंसिपल पहले से इनका कॉन्सेंसस बन चुका था उनके दिमाग में, और बस इसको ड्यूरिंग द ड्राफ्टिंग ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन इनको सिर्फ एक कॉन्क्रीट शेप इनको देना था कि एक मजबूत कॉन्क्रीट शेप इसको मिल जाए इन प्रिंसिपल्स को। ये काम कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली का रहा। तो फॉर डिकेड्स, 10 साल 20 साल लग गए इन पे कॉन्सेंसस बनने पे, इन प्रिंसिपल्स पे। तो फॉर डेकेड्स द नेशनलिस्ट मूवमेंट हैज़ डिबेटेड मेनी क्वेश्चंस दैट वेयर रेलिवेंट टू द मेकिंग ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। जो कॉन्स्टिट्यूशन के लिए प्रिंसिपल रेलिवेंट थे उनको दशकों तक इन नेशनलिस्ट मूवमेंट के जो लीडर्स थे उन्होंने डिबेट किए थे आपस में बैठ के। मतलब जब भी वो मिलते थे तो उनका डिस्कशन का मुद्दा यही सब चीज़ें होती थी कि ऐसा होना चाहिए, या इस तरह के प्रिंसिपल्स, हम लोग जब आज़ाद होगा देश तो इन प्रिंसिपल्स को लेकर के अपने कॉन्स्टिट्यूशन में हम लोग आएंगे। इस पे तमाम तरह के डिबेट्स उनके दशकों तक चले, जब तक ये मूवमेंट चला फ्रीडम का, और उनका डिबेट्स भी चलता रहा साथ साथ में। और फॉर डिकेड्स द नेशनलिस्ट मूवमेंट हैज़ डिबेटेड मेनी क्वेश्चंस दैट वेयर रेलिवेंट फॉर मेकिंग द कॉन्स्टिट्यूशन। ये सारे प्रश्न जो थे बहुत रेलिवेंट थे, जैसे कि फॉर एग्जाम्पल व्हाट द शेप एंड फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट इंडिया शुड हैव। अब किस तरह का गवर्नमेंट बनना चाहिए इंडिया में? क्या वो एक मोनार्की होना चाहिए, क्या वो एक डिक्टेटरशिप होना चाहिए, या सोशलिज्म को हम लोग फॉलो करें, या फिर डेमोक्रेसी हो? अगर डेमोक्रेसी हो तो किस तरह की हो, पार्लियामेंट्री फॉर्म हो या प्रेसिडेंटल फॉर्म ऑफ डेमोक्रेसी हो? तो ये तमाम चीज़ें वो लोग डिस्कस करते थे। व्हाट वैल्यूज़ इंडिया शुड अपहोल्ड, कौन कौन से वैल्यूज़ को लेकर के आया जाए, इस पे भी काफ़ी चर्चाएं होती थी उनके बीच में। हाउ इंडिया विल ओवरकम द इनइक्वालिटीज़, जो हमारे समाज में जो इनइक्वालिटीज़ फैली हुई हैं इनको हम लोग कैसे कंट्रोल करेंगे, इनइक्वालिटीज़ को कम कैसे किया जाएगा, क्या उसके लिए प्रावधान लाए जा सकते हैं इन द कॉन्स्टिट्यूशन। ये सारी चीज़ें डिबेट्स के दौरान इन जो नेशनलिस्ट मूवमेंट के लीडर्स थे उनके दिमाग में हमेशा आती थी ये बातें, और वो अक्सर इन पे डिबेट करते थे। और ये डिबेट एक दिन या 2 दिन का नहीं था, ये दशकों का डिबेट इनका था। और बस कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली का काम यही था कि इन प्रिंसिपल्स को वो एक कॉन्क्रीट शेप दे सके। ये कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली का मुख्य मुद्दा था। तो बहुत सारे क्वेश्चंस थे, ऐसा नहीं था कि एक क्वेश्चन या 2 क्वेश्चन इस तरह के थे। ये तो एग्जाम्पल के तौर पे 2-3 क्वेश्चंस यहाँ बताए जा रहे हैं, लेकिन इस तरह के हजारों क्वेश्चंस थे जिनको इंक्लूड करने की इच्छा उनकी थी। सैकड़ों थे इस तरह के क्वेश्चंस। तो दिस क्वेश्चन शुड बी समराइज्ड, इनको समराइज करके छोटा करना था और कुछ उसमें से सॉलिड चीज़ें निकाल करके कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के सामने इनको देनी थी कि इन मुद्दों पे ही द कॉन्स्टिट्यूशन इज गोइंग टू बी फ्रेम्ड। तो इनका काम यही था कि उन तमाम चीज़ों को, जिन चीज़ों को इन लोगों ने जो रेलिवेंट थी इंडिया के लिए, जिन पर इन लोगों ने दशकों डिबेट किए थे, उनको समराइज किया जाए एंड दैट विल बी पुट इन फ्रंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली, कि इन पर ही, इन तमाम चीज़ों पर ही कॉन्स्टिट्यूशन आधारित होना चाहिए और ये मुख्य बिंदु होने चाहिए कॉन्स्टिट्यूशन के। तो आइए हम लोग देखते हैं कि क्या वो चीज़ें थी और किस तरह से उनको लेकर के आया गया समराइज करके, उसको समझने की कोशिश करते हैं। बच्चों आइए ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशन को देखते हैं। द बेस्ट समरी ऑफ द प्रिंसिपल्स दैट द नेशनलिस्ट मूवमेंट ब्रॉट टू द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली वाज द ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशन। जो बेस्ट चीज़ कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के सामने आने वाली थी तो वो थी ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशन, जो तमाम क्वेश्चंस थे जिन पर एक लंबा डेकेड लगा, कई डेकेड्स लगे नेशनलिस्ट मूवमेंट के लीडर्स को डिस्कस करते हुए, उनको एक समराइज करके एक
समरी के रूप में उसको कॉन्स्टिट्यूशन के सामने पेश करना था ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन के रूप में। दिस वाज द रेजोल्यूशन दैट डिफाइंड द एम्स ऑफ द असेंबली, और यही वो रेजोल्यूशन था जो असेंबली जो थी, कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली, उसके एम्स को डिफाइन करती थी। क्या लक्ष्य है उसका, क्या गोल्स है उसके, किन गोल्स को अचीव करना है कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली को फॉर द कॉन्स्टिट्यूशन, वो चीज़ें इस रिजोल्यूशन में थी। इट वॉज मूव्ड बाय जवाहरलाल नेहरू ऑन 13 दिसंबर 1946, और इसको हमारे पहले प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू द्वारा 13 दिसंबर 1946 को कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के सामने इस समराइज्ड रेजोल्यूशन को प्रस्तुत किया गया। दिस रेजोल्यूशन इनकैप्सुल्ड द एस्पिरेशंस एंड वैल्यू बिहाइंड द कॉन्स्टिट्यूशन। अब कॉन्स्टिट्यूशन में जो एस्पिरेशन और वैल्यूज डाले जाने वाले थे वही थे इस ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन में। जो एस्पिरेशंस लोगों के थे और जो वैल्यूज कॉन्स्टिट्यूशन में डाले जाने थे, वो तमाम चीज़ें इस ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन में थी। तो जो कॉन्स्टिट्यूशन का फ्रेमवर्क तैयार किया जा रहा था, मान लीजिए कि ऐसे बीम तैयार किया जाता है, जब मकान बनाते हैं हम लोग, तो ये बीम ऐसे तैयार किया जाता है, पिलर्स जो बनाए जाते हैं, उसमें हम लोग जो कंक्रीट के रूप में डालते हैं, मिक्स करके सीमेंट, बालू और ये सब चीज़ मिक्स करके, वही था ये ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन। जो कॉन्स्टिट्यूशन का फ्रेमवर्क था उसमें इसको ही डालना था, टू मेक ए कॉन्क्रीट पिलर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। कॉन्स्टिट्यूशन को एक मजबूत पिलर देने के लिए, जो वैल्यूज़ और एस्पिरेशन पे आधारित था, उसको देने के लिए ये इन सारे वैल्यूज़ और एस्पिरेशंस को उसमें डाला गया। तो इट वाज मेड ऑन फंडामेंटल कमिटमेंट्स, जो उन्होंने फंडामेंटली कमिटमेंट किया था ड्यूरिंग द फ्रीडम फाइट लोगों से। जैसे इक्वालिटीज़ देने की बात थी कि सारे पब्लिक्स को इक्वली ट्रीट किया जाएगा, लिबर्टी उनको देगी जाएगी। लिबर्टी से हम लोग परेशान थे, लिबर्टी थी ही नहीं आज़ादी किसी प्रकार की ब्रिटिश रूल में, तो उससे हम लोग परेशान थे, तो उसको शामिल किया गया। डेमोक्रेसी हम लोग चाहते थे ताकि लोगों की आवाज़ गवर्नमेंट तक हमेशा पहुँचे, इसके लिए एक डेमोक्रेटिक फॉर्म को अपनाना जरूरी था, तो इसलिए डेमोक्रेसी को शामिल किया गया। और सॉवरेनिटी को भी, संप्रभुता को भी शामिल किया गया कि किसी भी देश पर डिपेंड नहीं होगा हमारा देश, और हमारा देश जो है संप्रभु होगा, सॉवरेन होगा। ये कुछ मुख्य क्वालिटीज़ थी, और भी बहुत सारी क्वालिटीज़ थी जो ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन का पार्ट थी। यहाँ एग्जाम्पल्स में 3-4 दिए गए हैं, है ना। तो कहने का तात्पर्य ये था कि जो एक कॉन्स्टिट्यूशन का फ्रेमवर्क तैयार किया जा रहा था, उसमें ये सारे मसाले डाले जा रहे थे टू मेक इट एक कॉन्क्रीट सॉलिड रूप देने के लिए, कॉन्क्रीट रूप देने के लिए इन सारी चीज़ों को, एस्पिरेशंस जो थे पब्लिक के और जो वैल्यूज़ थी, उनको उसमें कॉन्स्टिट्यूशन में शामिल किया जा रहा था, उनमें डाला जा रहा था। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ थी ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन, जो कि आज़ादी से पहले ही 1946 में इसको जवाहरलाल नेहरू ने कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के सामने प्रस्तुत किया था। इट हेल्प्स मेकिंग कॉन्स्टिट्यूशन नॉट ओनली द रूल्स एंड प्रोसीड्यूर बट ए मोर कमिटमेंट टू फुलफिल प्रोमिसेस ऑफ नेशनलिस्ट मूवमेंट हेल्प बिफोर द पीपल। जो एस्पिरेशंस थे पीपल के, जो नेशनलिस्ट मूवमेंट के दौरान उपजे थे, लोगों की इच्छाएं थी, उन सारी चीज़ों को फुलफिल करते हुए ये ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के सामने प्रस्तुत किया गया, और कहा गया कि यही, और आज हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के पैराम्बल में जो चीज़ें दी गई हैं, जो पूर्ण रूप से एक निचोड़ कहा जा सकता है कि क्या चीज़ों किन चीज़ों पे हमारा कॉन्स्टिट्यूशन आधारित है, वो सारी चीज़ें हमारे पैराम्बल में दी गई हैं कॉन्स्टिट्यूशन के। तो ये सारी वो चीज़ें हैं जो वैल्यूज़ के रूप में डाली गई थी इन आवर कॉन्स्टिट्यूशन। तो बच्चों, उम्मीद है आपको समझ में आया होगा। तो दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, इसको लाइक कीजिए वीडियो को, और सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू। हेलो चिल्ड्रन, माई सेल्फ जगदम्बा सिंह welcomes you all in political science class. We are continuing chapter number 1, constitution why and how, and this is the 8th part. इससे प्रीवियस वीडियो में हम लोगों ने डिस्कस किया था इनहेरिटेंस ऑफ द नेशनल मूवमेंट, और इसमें हम लोगों ने जाना था कि किस तरह से मूवमेंट जब चल रहा था, फ्रीडम का नेशनलिस्ट मूवमेंट जब चल रहा था, उस समय ही लीडर्स ने
इन बातों को डिस्कस कर लिया था कि कौन सी वो चीज़ें होंगी जिनको हम लोग कॉन्स्टिट्यूशन जब बनेगा उस समय हम लोग अडॉप्ट करेंगे। तो वो उस समय से लेकर के और 1946 में जब कॉन्स्टिट्यूशन बनने लगा उस समय पंडित जवाहरलाल नेहरू ने ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन के रूप में जो एक प्रपोजल डाला उसमें सारी चीज़ें उसमें थी। आज के टॉपिक में हम लोग देखने वाले हैं इंस्टीट्यूशनल अरेंजमेंट। तो आइए बच्चों जरा इंस्टीट्यूशनल अरेंजमेंट को समझने की कोशिश करते हैं कि द फैक्टर इंश्योरिंग इफेक्टिवनेस ऑफ ए कॉन्स्टिट्यूशन इज अ बैलेंस्ड अरेंजमेंट ऑफ द इंस्टीट्यूशन एंड गवर्नमेंट। जो इफेक्टिंग कॉन्स्टिट्यूशन को इफेक्ट करने वाली चीजें होती हैं वो उसमें सबसे बड़ा फैक्टर जो है वो होता है कि बैलेंस कैसे किया जाए गवर्नमेंट के इंस्टीट्यूशन से, यानी कि गवर्नमेंट के इंस्टीट्यूशन को किस तरह से बैलेंस किया जाए। ये एक बहुत बड़ी बात होती है कि कॉन्स्टिट्यूशन में जो गवर्नमेंट के इंस्टीट्यूशंस है उनको उनके लिमिटेशंस कैसे तय किए जाए कि दोनों कई इंस्टीट्यूशंस होते हैं जो आपस में क्लैश ना करें, उनके पावर्स आपस में टकराए नहीं, उनमें आपस में कोई टकराहट ना हो। इसके लिए उनको एक बैलेंस्ड वे में बनाना जरूरी होता है और इसके कारण पावर भी डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है कि पावर किसी एक हैंड में नहीं रह जाएगा, किसी एक इंस्टीट्यूशन के पास नहीं हो जाएगा और इसके लिए जरूरी होता है कि कई इंस्टीट्यूशन में उसको डिवाइड किया जाए। तो इंडिया में भी इस तरह की चीजें अपनाई गई। द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली स्पेंड अ लॉट टाइम ऑन बैलेंसिंग अमंग द वेरियस इंस्टीट्यूशंस लाइक द एग्जीक्यूटिव, द लेजिस्लेचर एंड द जुडिशियरी। एग्जीक्यूटिव, लेजिस्लेचर और जुडिशियरी के बीच बैलेंस बनाने में बहुत समय दिया गया। इन व्हेन आवर कॉन्स्टिट्यूशन वाज फ्रेमिंग उस समय बहुत सारे चीजें आ रही थी प्रश्न कि कहीं बैलेंस जो है गड़बड़ ना हो और कहीं पावर्स ओवरलैप ना करें एक दूसरे के ऊपर। इस चीज का ध्यान रखने के लिए बहुत जरूरी था कि सबके पावर्स को बहुत बारीकी से कॉन्स्टिट्यूशन में डाला जाए। तो द कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली स्पेंड अ लॉट ऑफ टाइम on balancing among the various institutions like executive, the legislature and the judiciary। तो इस तरह से बैलेंसिंग में एक बहुत समय लगा और अंत में एक बहुत बैलेंस्ड वे में हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में इनके पावर्स को दिया गया। दिस लीड टू एडॉप्शन ऑफ द पार्लियामेंट्री फॉर्म एंड द फेडरल अरेंजमेंट। दोनों ही चीजें हम लोगों के कॉन्स्टिट्यूशन में है। एक तो पार्लियामेंट्री फॉर्म, जब जुडिशियरी, एग्जीक्यूटिव और लेजिस्लेचर में जब पावर्स को बांट दिया गया तो पार्लियामेंट्री फॉर्म इसी को कहते हैं। तो एक तो पार्लियामेंट्री फॉर्म आ गया, दूसरा फेडरल अरेंजमेंट भी देखने को हम लोगों को मिला इन आवर कॉन्स्टिट्यूशन। द पावर्स वर डिवाइडेड बिटवीन स्टेट गवर्नमेंट एंड सेंट्रल गवर्नमेंट। सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट के बीच में भी जो पावर्स का बंटवारा होता है दैट इज कॉल्ड द फेडरल सिस्टम। तो हम लोगों ने क्लास 10th में पढ़ा भी है हॉरिजॉन्टल पावर ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन और वर्टिकल पावर ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन। तो ये सारी चीजें कॉन्स्टिट्यूशन में लाई गई और इनके पावर्स को किस तरह से स्पेसिफाइड किया जाए कि कहीं पावर्स एक दूसरे के ऊपर ओवरलैप ना करें, इसके लिए बहुत सोच विचार किया गया और इसमें एक लंबा समय इन कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली का लगा। इसमें डिस्ट्रीब्यूट गवर्नमेंट पावर्स बिटवीन द लेजिस्लेचर एंड द एग्जीक्यूटिव, ऑन द अदर हैंड बिटवीन द स्टेट एंड द सेंट्रल गवर्नमेंट। अब दो तरह के बंटवारे हो गए, एक तो डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ गवर्नमेंट पावर्स हो गया बिटवीन लेजिस्लेचर एंड एग्जीक्यूटिव। लेजिस्लेचर और एग्जीक्यूटिव में जो है गवर्नमेंट के पावर्स बढ़ गए और दूसरी तरफ स्टेट गवर्नमेंट और सेंट्रल गवर्नमेंट में भी पावर का डिस्ट्रीब्यूशन हो गया। तो ये दोनों तरह का डिस्ट्रीब्यूशन, एक पार्लियामेंट्री फॉर्म और दूसरा फेडरल फॉर्म, दोनों का ये मेल था और इसमें फिर पावर का डिस्ट्रीब्यूशन चारों ओर हो जाता है, हर तरफ पावर हो जाते हैं और इसको बैलेंस करने में एक लंबा समय व्यतीत करना पड़ा, समय लगा कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली का। तो इस तरह से एक बैलेंस वे में पावर का डिस्ट्रीब्यूशन किया गया बाय द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली। यही नहीं था कि पावर्स का ही बंटवारा मेन मुद्दा था, बहुत सारे ऐसी बातें थी जो अदर कंट्रीज से भी ली गई, अदर कंट्रीज के कॉन्स्टिट्यूशन से बोरो की गई। ऐसा क्यों किया गया? क्योंकि पहले भी हम लोगों के कॉन्स्टिट्यूशन के बनने के पहले भी बहुत सारे डेमोक्रेटिक कंट्रीज थे जहां कॉन्स्टिट्यूशन था और ये देखना कि वहां कॉन्स्टिट्यूशन किस प्रकार का है ये जरूरी था और जहां से भी जो अच्छी चीजें मिली
उसको बोरो किया गया इन आवर कॉन्स्टिट्यूशन। तो आइए उसको भी समझते हैं। तो आइए बच्चों देखते हैं कि जो चीजें दूसरी कंट्री के संविधान से ली गई वो क्यों ली गई, उनके पीछे क्या लॉजिक था। The makers of our constitution did not hesitate to learn from experiment and experiences of other country. डेमोक्रेसी जो थी वो बिल्कुल एक नई चीज थी इंडियंस के लिए, चाहे वो फ्रेमर्स ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन हो चाहे एक आम सिटीजन हो। उसने पहले कभी डेमोक्रेसी को फेस नहीं किया था, तो उसके पास ना तो कोई एक्सपेरिमेंट थे उसके पास जिसके आधार पर वो कोई निर्णय ले सकता था, या फिर उसके पास कोई एक्सपीरियंस भी नहीं थे। तो ये दोनों चीजें ऐसी चीजें थी जो ये प्रेरित कर रही थी कि जहां इसको प्रैक्टिकली यूज किया जा रहा है डेमोक्रेसी को जिन कंट्रीज में, क्या वहां पर ये चीजें सही रूप से काम कर रही हैं या नहीं, यह जानना बहुत जरूरी था हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के फ्रेमर्स को, कि वहां उन कंट्रीज में जहां डेमोक्रेसी को यूज किया जा रहा है प्रैक्टिकली, वहां ये चीजें किस तरह से काम कर रही हैं, और वहां से इन चीजों को लेना कहीं से कोई गलत चीज नहीं था। तो आइए समझते हैं इसको। द फ्रेमर्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन वेर नॉट एडवर्स टू बोरोइंग फ्रॉम अदर कॉन्स्टिट्यूशनल ट्रेडिशंस। अदर कॉन्स्टिट्यूशन के जो ट्रेडिशंस थे, क्योंकि वहां पे बहुत दिनों से यूज किए जा रहे थे ये सारे टर्म्स, ये सारे प्रिंसिपल्स वहां यूज हो रहे थे, तो उनको जब देख के ये अनुभव प्राप्त हो रहा था कि नहीं, ये वाकई प्रिंसिपल्स जो हैं ये डेमोक्रेसी में वर्क करते हैं और इनको अडॉप्ट करना चाहिए फॉर आवर कॉन्स्टिट्यूशन। तो इस तरह से जो फ्रेमर्स थे कॉन्स्टिट्यूशन के, उन लोगों ने थोड़ा सा भी हेजिटेशन नहीं दिखाया, कोई एडवर्स सोच उनकी नहीं थी कि इन चीज़ों को ना लिया जाए अदर कंट्री के कॉन्स्टिट्यूशन से। सो दे बोरोड ए नंबर ऑफ प्रोविजंस फ्रॉम डिफरेंट कंट्री, और यही वो कारण था जिसके कारण उन लोगों ने ये डिसाइड किया कि अदर कंट्रीज के कॉन्स्टिट्यूशन में जो अच्छी चीज़ें वो प्रैक्टिस कर रहे हैं, उन चीज़ों को हम लोगों को अपने कॉन्स्टिट्यूशन में भी अडॉप्ट करना चाहिए, तभी हमारी डेमोक्रेसी अच्छे ढंग से चल सकती है। तो आइए हम लोग आगे समझें कि क्या वो चीज़ें इंडियन कॉन्टेक्स्ट में भी उतनी ही जरूरी थी। Borrowing these ideas does not mean that the framers of our constitution were obeying completely and having no original thoughts or ideas. बोरो करने का ये तात्पर्य कभी नहीं था कि ये माना जाए कि उनके पास अपने कोई थॉट्स या आइडियाज नहीं थे। ये बिल्कुल गलत बात है कि हम ऐसा सोचें कि अगर वो दूसरी कंट्री से आइडियाज को बोरो कर रहे थे तो इसका मतलब ये कभी नहीं निकाला जा सकता कि उनके पास अपने कुछ आइडियाज या थॉट्स नहीं थे। उनके पास आइडियाज और थॉट्स अपने ही थे। ईच प्रोविजन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन हैज टू बी डिफेंडेड ऑन ग्राउंड, और ये तमाम चीजें जो भी प्रिंसिपल्स लिए जा रहे थे फ्रॉम अदर कंट्रीज कॉन्स्टिट्यूशन, उनको डिफेंड किया जा रहा था ग्राउंड पे, बिल्कुल कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में उस पर डिस्कस हो रहा था और डिबेट्स हो रहे थे कि उनको अपने कॉन्स्टिट्यूशन में लिया जाए या नहीं लिया जाए। दैट इट वॉज सूटेड टू इंडियन प्रॉब्लम्स एंड एस्पिरेशंस, और ये भी देखा जा रहा था कि क्या वो इंडियंस के प्रॉब्लम्स को हल करेंगी या उनके जो एस्पिरेशंस है उनको कहीं फुलफिल करेंगे या नहीं करेंगे। इस बात पे डिस्कशंस और डिबेट होती थी। तो यानी प्रिंसिपल अगर लिया गया और उसको इंडियन कॉन्टेक्स्ट में देखा गया, ऐसा नहीं था कि लिया गया और सीधे अडॉप्ट कर लिया गया, उसको लेकर के उस पर बहस हुआ, उस पर डिबेट्स हुई और अंत में ये कंक्लूजन निकाला गया कि क्या वो इंडियन कॉन्टेक्स्ट में वो प्रिंसिपल को अडॉप्ट करना सही रहेगा या नहीं। अगर वो इस बात को देखते थे कि हाँ इससे इंडियंस के एस्पिरेशन फुलफिल होंगे, उनके प्रॉब्लम्स हल होंगे, तब उन चीज़ों को अपने कॉन्स्टिट्यूशन में ऐड किया जाता था। तो इंडिया वॉज एक्सट्रीमली लकी टू हैव एन असेंबली दैट इंस्टेड ऑफ बीइंग प्रोक्लेम इट in its outlook could take the best available everywhere in the world and make it their own. ये इंडियंस इस बात पे बहुत लकी अपने आप को मान सकते हैं कि ऐसा कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली इंडिया की थी जो नैरो सोच नहीं रखती थी, वो एक बड़ा सोच रखती थी और प्रिंसिपल को लेके आना कोई गलत बात नहीं था, क्योंकि वही तो फंडामेंटल प्रिंसिपल्स हैं डेमोक्रेसी के। कोई अदर चीज
नहीं है कोई डेमोक्रेसी के अदर प्रिंसिपल्स नहीं है, यही सब प्रिंसिपल्स हैं जिन पर एक डेमोक्रेटिक कंट्री चलती है। तो एज ए डेमोक्रेटिक कंट्री उन्हीं प्रिंसिपल्स को हम लोग को अडॉप्ट करना था। तो प्रिंसिपल्स को जब लेकर के आया गया तो यहाँ पर उस पर डिस्कशन और डिबेट्स हुए कि क्या वो इंडियन कॉन्टेक्स्ट में सही बैठता है या नहीं, क्या वो इंडियन के एस्पिरेशंस को और उनके प्रॉब्लम्स को हल करता है कि नहीं। उसको कसौटी पे कसा गया उन सारे प्रिंसिपल्स को इन इंडियन कॉन्टेक्स्ट कि इंडिया के संदर्भ में ये प्रिंसिपल सही है या नहीं है। जब उनको लगा कि नहीं ये प्रिंसिपल्स इंडिया के संदर्भ में भी सही है, तब उनको कॉन्स्टिट्यूशन का अंग बनाया गया। तो इस मामले में हम लोग बहुत लकी हैं कि इन्होंने एक संकीर्ण सोच नहीं रखी और बड़ी सोच के साथ ये आए और इन्होंने हिचकिचाहट नहीं दिखाई, थोड़ा सा भी हेजिटेशन इनके मन में नहीं था कि दे आर बोरोइंग द प्रिंसिपल्स फ्रॉम अदर कंट्रीज कॉन्स्टिट्यूशन। ये चीज़ें इनके दिमाग में कहीं नहीं थी। और इंडिया का जो कॉन्स्टिट्यूशन बन के तैयार हुआ वो वर्ल्ड का सबसे बड़ा कॉन्स्टिट्यूशन था और सबसे ज़्यादा उसमें प्रिंसिपल्स ऐड किए गए। तो बच्चों, उम्मीद है आपको ये पूरा चैप्टर अच्छी तरह से समझ में आया होगा। तो दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, लाइक कीजिए वीडियो को और सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।